लोहा के बारे में देखते हैं। लुसेंट का धातु वाला दूसरा भाग है, लोहा से स्टार्ट है। खत्म होल था मैग्नीज पर, पहला पार्ट है। दूसरा भाग देते हैं लोहा, एफ। लोहा का प्राप्ति, लोहा एक संक्रमण धातु। कैसा है? संक्रमण धातु इसलिए कहते हैं, यह पानी से ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए संक्रमण धातु है। पार्ट 2 है धातु वाला, संक्रमण धातु। लोहा कैसा है? संक्रमण धातु है। भूगर्भिक मैंने पृथ्वी के अंदर से तत्वों में लोहा का स्थान चौथा स्थान। क्या है? चौथा स्थान। पहला स्थान किसका है? तत्व में क्या रहता है? पहला में ऑक्सीजन, सिलिकॉन, दूसरा में सिलिकॉन, तीसरा में एल्युमिनियम और चौथा में लोहा का स्थान है। चौथा में लोहा का है तत्व के मामले में। प्रकृति में लोहा मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। जब मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता तो किस अवस्था में मिलेगा? यह हरी सब्जी में मिलता है और प्रचुर मात्रा में मिलता है, इसलिए मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। हरी सब्जी में सबसे ज़्यादा मिलता है। ये मानव रक्त के हीमोग्लोबिन है, उसमें भी उपस्थित रहता है। हरी सब्जी और हीमोग्लोबिन रहता है इसमें। तो लोहा कहाँ का मिलता है? संक्रमण धातु है। लोहा का पृथ्वी में चौथा स्थान है। मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है, बिल्कुल हरी सब्जी के रूप में मिलेगा और हीमोग्लोबिन के रूप में मिलेगा। लोहे का निष्कर्षण, लोहे के निष्कर्षण में वात भट्टी का प्रयोग किया जाता है। कौन सा भट्टी? वात भट्टी से हम लोग लोहे का निष्कर्षण करते हैं। लोहा का निष्कर्षण मुख्यतः लाल हेमाटाइट अयस्क से किया जाता है। लोहे के निष्कर्षण में वात भट्टी का प्रयोग करते हैं। और वात भट्टी में क्या होता है? लोहे का निष्कर्षण मुख्यतः देखा जाए वात भट्टी के अलावा लाल हेमाटाइट जो होता है, लाल हेमाटाइट अयस्क से किया जाता है। पूछेगा हेमाटाइट किसका अयस्क है? तो लोहा का अयस्क है। हेमाटाइट हो, लाल हेमाटाइट लोहा का अयस्क है। मैग्नेटाइट लोहे का चुंबकीय अयस्क माना जाता है। लाल हेमाटाइट, हेमा कहा जाएगा तो लोहे का अयस्क है, लेकिन लोहे का निष्कर्षण होता है लाल हेमाटाइट से। हेमा है, यह है मैग्नेटाइट जो लोहे का चुंबकीय अयस्क माना जाता है। पूछेगा लोहे का चुंबकीय अयस्क के नाम बताओ जो मैग्नेटाइट है। लोहे के किस्म देखा जाए, लोहे के 3 किस्म होता है। कितने 3 किस्म। पहला ढाला लोहा, दूसरा हो गया आपका पिटवा लोहा, तीसरा इस्पात लोहा। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे ढालवा लोहा। इसमें कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होता है, 2.5%। पूछेगा ढाला लोहा में कितना होता है लोहा? तो सबसे ज़्यादा होता है ढाला लोहा में कार्बन कितना? 2.5% होता है लोहा कार्बन की मात्रा। इसी कारण यह कठोर और भंगुर होता है। इसी कारण क्या होता है? कठोर भंगुर होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह जितना लोहा में कार्बन की मात्रा ज़्यादा रहेगा उतना ही कठोर और भंगुर होता है। सबसे ज़्यादा 2.5% कार्बन होने के कारण ढाला लोहा कठोर होता है और कठोर होता भंगुर होता है। इसमें फास्फोरस भी सिलिकॉन मैग्नीज आदि अशुद्धियों के रूप में उपस्थित रहता है। पूछेगा ढाला लोहा जो है इसमें 2.5% रहता है ना जी, तो रहता है क्या रहता है? कार्बन कठोर होता है, इसी चलते कठोर भंगुर होता है। तो 2.5% कार्बन के अलावा और क्या चीज़ रहता है? तो फास्फोरस भी रहता है, सिलिकॉन रहता है, मैग्नीज रहता है। फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीज जो अशुद्धि के रूप में रहता है। पूछेगा ढाला लोहा में अशुद्धि के रूप में क्या रहता है? फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीज अशुद्धि के रूप में रहता है। यह सबसे निम्न कोटि का लोहा होता है। निम्न कोटि का लोहा माना जाता है इसी को। क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बन की मात्रा जिसमें ज़्यादा है वो निम्न कोटि का लोहा माना जाता है। इस चलते इसमें फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीज अशुद्धि के रूप में रहता है। अशुद्धि के रूप में रहने के कारण निम्न कोटि का लोहा कहा जाता है। यह भी 2 प्रकार का होता है। ढाला लोहा जो है ये भी 2 प्रकार का होता है। तो कौन कौन होता है? ढाला लोहा कितने प्रकार? 2 प्रकार का होता है। सफ़ेद ढाला लोहा है ना, व्हाइट कास्ट आयरन। भूरा ढाला लोहा देखो सफ़ेद होता है, देखो भूरा होता है। ढाला लोहा ब्राउन। सफ़ेद ढाला लोहा में कार्बन की अधिकांश मात्रा संयुक्त अवस्था में रहती है। जो सफ़ेद ढाला लोहा है इसमें कार्बन की जो मात्रा है संयुक्त अवस्था में रहता है। वही कह रहा है सफ़ेद ढलवा लोहा में कार्बन की अधिकांश मात्रा जो होता है संयुक्त अवस्था में रहता है, जबकि भूरा ढलवा लोहा में कार्बन की अधिकांश मात्रा ग्रेफाइट के सूक्ष्म द्रव के रूप में संपूर्ण पिंड में वितरित रहता है। सफ़ेद ढलवा लोहा में तभी अभी हम लोग देखें कार्बन रहता है, इसी में सफ़ेद लोहा में कार्बन की मात्रा संयुक्त अवस्था में रहता है। लेकिन अब ये ढलवा लोहा जो रहता है, ढलवा लोहा इसमें कार्बन वही कह रहा है। ढलवा लोहा में भूरा ढलवा नहीं भूरा ढलवा जो रहता है उसमें भूरा में है ना, भूरा में जो रहता है भूरा में कार्बन जो रहता है कार्बन तो आपको रहता है ग्रेफाइट के रूप में रहता है। तो क्या कहते हैं हम लोग? ढलवा लोहा में कार्बन 2.5% इसलिए कठोर भंगुर होता है। इसमें अशुद्धिक रूप में फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीज रहता है अशुद्धिक रूप में। ढलवा लोहा इस चलते निम्न कोटि का कहलाता है। ढलवा लोहा भी 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, सफ़ेद और भूरा।
जो सफ़ेद होता है ढाला लोहा, इसमें कार्बन जो रहता है संयुक्त अवस्था में रहता है, और जो भूरा ढाला लोहा जो रहता है इसमें कार्बन जो रहता है ग्रेफाइट के रूप में रहता है। किस रूप में? ग्रेफाइट के रूप में रहता है। अब चलते पिटवा लोहा। पिटवा लोहा में इसमें इसे ढाला लोहा से प्राप्त किया जाता है। इसे यही ढाला जो लोहा है, यही ढाला से आपको इसमें 2.5% कार्बन है ना, तो इसमें पिटवा लोहा बनता है ढाला लोहा से। ढाला लोहा से बनता है पिटवा लोहा, ढाला लोहा से प्राप्त होता है। यह अपेक्षाकृत शुद्ध होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम हो, इसलिए यह शुद्ध कहलाता है, शुद्ध लोहा, ठीक ना। यह आघातवर्ध है और तन्य होता है। आघातवर्ध इसलिए है कि जिसमें कार्बन की मात्रा कम रहता है वो शुद्ध होता है। शुद्ध होने के कारण जितना इसको आघातवर्ध चादर बना सकते हैं, और तन्य भी होता है। आघातवर्ध और तन्य है, इसे चादरें तार बनाए जा सकते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम 0.12 से 0.25 होता है, जबकि ढाला लोहा में अकेले 2.5% था। और जबकि इसमें कार्बन की मात्रा पूछेगा सबसे कम होता है, सबसे कम होता है कार्बन की मात्रा सबसे कम 0.12 से 12 24 से 25, 0.12 से 0.25% होता है कार्बन, इसलिए शुद्ध होता है और कार्बन कम रहता है। क्या कहते हैं? पिटवा लोहा ढाला लोहा से मिलता है, शुद्ध लोहा कहलाता है, इसलिए आघातवर्ध है और तन है, इसलिए चादर और तार बनते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम 0.12 से 0.25 होता है %। इस्पात लोहा के बारे में देखते हैं। यह लोहा और कार्बन का एक मिश्र धातु होता है। लोहा भी और कार्बन का एक मिश्र धातु कहलाता है ना। लोहा मिला दीजिए तो मिला दिए, कार्बन मिला तो कार्बन मिला दिए। और लोहा और कार्बन जब दोनों मिल जाता है, तो लोहा और कार्बन जब दोनों मिल जाता है तो इस्पात होता है। इस्पात एक मिश्र धातु हो गया, वही एक मिश्र धातु है। इसमें कार्बन की मात्रा ढाला लोहा से कम 0.25 से 1.5% होता है। ढाला लोहा में कितना होता है? ढाला लोहा में अकेले 2.5% होता है कार्बन। पिटवा लोहा में होता है 0.12 से 0.25। और इस्पात लोहा में होता है लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है। इसमें ढाला लोहा से कम होता है 0.25 से 1.5%, कार्बन की मात्रा 0.25 से 1.5%। सोच लीजिए कि पिटवा लोहा में कितना है? 0.12 से 0.25। सबसे कम मात्रा में कार्बन है, इसलिए शुद्ध कहलाता है पिटवा लोहा। इसमें 0.25 से 1.5% कार्बन रहता है इस्पात में। यह 4 प्रकार का होता है। इस्पात में लोहा कार्बन का मिश्रण है। इस ढाला लोहा से कम होता है, कार्बन की मात्रा 0.25 से 1.5% होता है। यह 4 प्रकार का होता है। इस्पात कितने प्रकार? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? 4। मृदु इस्पात, इसमें कार्बन की मात्रा जितना भी मृदु इस्पात है तो जब भी आएगा 0.25 से 1.5% के बीच में ही आएगा कार्बन। तो 0.1% होता है जो ये दोनों के बीच में है, 1% रहती है। यह आघातवर्धनीय तन्य होता है। मृदु इस्पात आघातवर्धनीय है ना, तन्य भी है। आघातवर्धनीय तन्य होता है, इसे चादर बना सकते हैं, क्योंकि आघातवर्धनीय तन्य है तो चादर बना हुआ, तार भी बना सकते हैं मृदु इस्पात के। मध्य इस्पात आता है, इसमें कार्बन की मात्रा 0.5% से लेकर के 0.5% होता है कार्बन की मात्रा। अपेक्षाकृत कठोर होता है। क्यों होता है? इसे 0.1 था 0.5 हो गया कार्बन, इसलिए जिसमें जितना कार्बन ज़्यादा उतना ही कठोर होता है, इसलिए अपेक्षाकृत कठोर है। क्योंकि कार्बन की मात्रा ज़्यादा है, मृदु से ज़्यादा है कार्बन की मात्रा, इसलिए अपेक्षाकृत कठोर मध्य इस्पात कठोर होता है। इसका उपयोग रेल के जो पुर्जा होता है, लाइन बनता है, पुल बनता है, जहाज आदि के निर्माण में होता है। जहाज बनाने में ड्यूरेलियम का भी प्रयोग, एल्यूमिनियम का भी प्रयोग, और मध्य इस्पात का भी प्रयोग। तो मध्य इस्पात में क्या देखा? 0.5% होता है कार्बन, इसलिए कठोर होता है। रेल लाइन बनाने में, पुल, जहाज। कठोर इस्पात, इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 1.5% होता है। सबसे लास्ट वाला जो है ना इस्पात वाला, सबसे 1.5 इतना ही होता है। क्या रहता है? कठोर इस्पात में, इसलिए कठोर कहलाता है। 1.5% है तो कठोर का लगा है। औजार जो कोई जगह बनता है, औजार कुटी मशीन, गाड़ी का औजार कुछ हो, तो ये कठोर इस्पात का ही बनता है। क्या कहते हैं कठोर इस्पात में? इसमें कार्बन 1.5%, इसलिए औजार बनता है। तो इस्पात के 4 भाग: मृदु इस्पात, मध्य इस्पात, कठोर इस्पात, मिश्र इस्पात। मृदु इस्पात में 0.1% कार्बन, इसलिए आघातवर्ध, क्योंकि कार्बन 1% है इसलिए आघातवर्धनीय तन्य होता है, इसलिए चादर और तार बनते हैं। मध्य इस्पात में 0.5% है, इसलिए थोड़ा सा कठोर है, इसलिए कठोर होने के कारण रेल, लाइन, पुल, जहाज बनता है। कठोर इस्पात में कार्बन होता है 1.5%, इसलिए औजार बनता है। मिश्र इस्पात आते हैं चौथा। इसके अंतर्गत स्टेनलेस इस्पात, क्रोम इस्पात, मैग्नीज इस्पात, टंगस्टन इस्पात, निकल इस्पात। कौन कौन? पहले पढ़ लेते हैं। निकल इस्पात है यदि इसमें कोई अन्य धातु कहने का मतलब क्रोमियम, मैग्नीज, निकेल मिला दिया जाए तो यह उसे मिश्र धातु कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण स्टेनलेस स्टील है। यही स्टेनलेस स्टील सबसे अच्छा उदाहरण है। स्टेनलेस इस्पात है। स्टेनलेस स्टील पर वायु, जल आदि के प्रभाव से जंग नहीं लगता है, न वायु के न जल का असर पड़ता है। क्या कहते हैं कि मिश्र इस्पात के एग्जाम्पल? इसके अंतर्गत स्टेनलेस स्टील सबसे
अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है मिश्र इस्पात का। स्टेनलेस स्टील, क्रोम, मैग्नीज, टंगस्टन, निकेल आदि आते हैं। स्टेनलेस, क्रोम, मैग्नीज, टंगस्टन, निकेल आता है। क्रोम, मैग्नीज, निकेल स्टेनलेस भी आता है, मिश्र धातु है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण स्टेनलेस इस्पात है। स्टेनलेस इस्पात स्टील सबसे अच्छा उदाहरण है मिश्र इस्पात का एग्जाम्पल, क्योंकि इस पर ना वायु के न जल का असर पड़ता है। पूछेगा मिश्र इस्पात में क्या चीज़ का मिश्रण होता है? क्रोमियम, मैग्नीज, निकेल मिलाने से मिश्र इस्पात बन जाता है, लोहा में मिलाते हैं। तो सभी के एग्जाम्पल, स्टेनलेस स्टील का क्या कहानी है, क्रोम का जो क्रोम मिलाते हैं, क्रोम का क्या कहानी है, मैग्नीज जो मिलाता है, मैग्नीज का क्या कहानी है, निकेल मिलाता है, निकेल का क्या कहानी है, टंगस्टन भी आता है। स्टेनलेस इस्पात, क्रोमियम, मैग्नीज, निकेल, इसमें 15% क्रोमियम 15% रहता है, 15% क्रोमियम रहता है। यह कठोर होता है, क्या है? स्टेनलेस स्टील कठोर है, इस चलते इसका महत्व ज़्यादा है। इसमें जंग भी नहीं लगता है। अभी देखें स्टेनलेस स्टील का एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें वायु जल आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। किसमें? स्टेनलेस स्टील में वायु जल आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है, जंग नहीं लगता है। वही स्टेनलेस स्टील 15% क्रोमियम रहता है ना, कठोर होता है, इसमें जंग नहीं लगता है। इसका उपयोग बर्तन, ब्लेड, वाल्व आदि बनाने में, बर्तन हम लोग देखते हैं है ना, ब्लेड हो गया, वाल्व हो गया, वाल्व हम लोग शल्य चिकित्सा में भी यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें वायु जल का और जंग का असर नहीं पड़ता है, इसलिए कठोर होता है, जंग भी नहीं लगता है, इसलिए बर्तन, ब्लेड, वाल्व शल्य चिकित्सा में प्रयोग करते हैं। स्टेनलेस इस्पात क्रोमियम, मैग्नीज, निकेल का मिश्रण होता है। मैग्नीज इस्पात, मैग्नीज में भी आता है, देखिए मैग्नीज भी आता है इसमें। मैग्नीज इसमें लोहा के साथ 6 से 15% मैग्नीज रहता है। मैग्नीज देखिए स्टेनलेस में क्रोमियम रहता है, क्रोमियम जो रहता है 15% रहता है, 15% क्रोमियम। लेकिन मैग्नीज इस्पात में आ रहा है, इसमें लोहा तो रहता करेगा, 6 से 15% मैग्नीज है, तो मैग्नीज रहेगा मिला और 6 से 15, इसलिए बहुत कठोर है। क्यों? स्टेनलेस इस्पात तो थोड़ा सा 15% था क्रोमियम, इसमें 6 से 15% मैग्नीज है, इसलिए बहुत कठोर है ना जी, और कम खींचता है। बहुत कठोर भी और कम खींचता है, कठोर भी ज़्यादा कम खींचने वाला होता है। इससे रेल की पटरी जो होता है मैग्नीज का ही बनता है। रेल की पटरी में से रेल लाइन पुल जहाज से बनता है मध्य इस्पात में, है ना, और नहीं तो फिर मैग्नीज के इस्पात में मिलाएगा। 6 से 15% मैग्नीज रहता है, बहुत कठोर रहता है, कम खींचता है, और कम खींचने के कारण रेल की पटरी बनता है। स्विच भी बनता है, काटने का जो मशीन है ये भी बनता है मैग्नीज इस्पात का। कठोर इस्पात का बनता है औजार, और मैग्नीज इस्पात का बनता है 6 से 15% मैग्नीज रहता है, कठोर रहता है, कम खींचता है, इसलिए रेल की पटरी बनता है। स्विच रहता है, काटने वाला मशीन यही है, काटने का जो मशीन है ये भी बनता है मैग्नीज इस्पात से। निकेल इस्पात देखते हैं, नाम है निकेल तो जाहिर निकल रहेगा, लेकिन 3 से 4% निकल रहता है। 3 से 4 निकल नाम में आंसर है, निकल रहा है कितना? 3 से 4%। यह कठोर लचीला होता है, कठोर लचीला है, कठोर भी होगा लेकिन लचीला भी होता है। इसमें जंग नहीं लगता है, जंग तो कोई नहीं लगता है क्योंकि इस्पात है तो जंग नहीं लगेगा। इसे धुरी, कठोर भी लचीला है, और कठोर जो रहता है, जो लचीला भी रहता है, उसको धुरी बनाने में, धुरा है, गाड़ी के धुरा नहीं रहता है, बिजली के जो तार होता है इस पर निकल का ही रहता है अधिकतर, ऐसे कार्बनों का रहता है, लेकिन निकल इस्पात का भी रहता है। हवाई जहाज और मोटर के कल पुर्जे भी बनता है। क्या कहता है निकल में? 3 से 4% निकल, कठोर लचीला, इसलिए जंग नहीं, और जंग नहीं तो धुरा बनेगा, बिजली के तार बनेगा, तार, हवाई जहाज, मोटर के कल पुर्जा बनेगा। अब देखते हैं इनवार क्या? इसमें निकल 36% रहता है, 36% निकल रहता है, ठीक ना। इनवार में क्या रहता है? 36% निकल, इसमें प्राय प्रसार गुण नहीं होता। प्रसार का मतलब समझते हैं, फैलने का जो गुण रहता है वो फैलेगा नहीं गर्मी में, इनवार में, इसलिए जब फैलेगा नहीं तो हम लोग वहाँ प्रयोग करते हैं जहाँ फैलने वाला काम नहीं करता। जैसे घड़ी के पेंडुलम इनवार का ही प्रयोग करते हैं, घड़ी के जो पेंडुलम के जो छड़ है इनवार का ही प्रयोग करते हैं। स्केल जो पैमाना होता है वो भी बनता है। क्या कहते हैं? इनवार 36% निकल है, और 36 ज़्यादा होने के कारण फैलता नहीं है, बढ़ता भी घटता नहीं है, इसलिए घड़ी के पेंडुलम के छड़ बनता है और स्केल का पैमाना बनता है। टंगस्टन देखते हैं, टंगस्टन इसमें W का संकेत होता है। टंगस्टन W का संकेत W है 10 दूनी 20, 10 है, 10 से 20% टंगस्टन रहता है। यह बहुत कठोर होता है और मजबूत होता है। इसे स्प्रिंग, चुंबक, काटने के औजार, तेज़ी से चलने वाले औजार बनाए जाते हैं। स्प्रिंग भी बनता है टंगस्टन से, स्प्रिंग, चुंबक भी बनता है, काटने का औजार होता है, और वो भी कैसा? तेज़ी से चलने वाला जो औजार है वो भी बनता है।
क्रोम वेनेडियम स्टील, क्रोम वेनेडियम स्टील, क्रोम वेनेडियम स्टील देखते हैं छठा। इसमें इससे क्रोमियम 0.1 से 1% और क्रोमियम जो रहता है 0.1 से 1%, वेनेडियम रहता है 0.15 से 0.5% माने 50 रहता है। इसमें अधिक भार सहने की शक्ति होता है। अधिक भार कोई चीज़ का रहता है सहने की शक्ति होता है, जैसे जेसीबी वो इसी सब का क्रोम वेनेडियम स्टील का बनता है। इसमें बेरिंग गियर्स और धुरे बनता है। क्यों? जेसीबी में बहुत बड़ा बड़ा सामान उठाते तो बेरिंग मजबूत होता है, गियर्स भी मजबूत होता है, गियर्स और धुरे भी बनता है। क्या कहता है क्रोम वेनेडियम स्टील? इसमें क्रोम है, नामे में आंसर है क्रोम है तो क्रोम रहेगा, लेकिन कितना क्रोम 0.1 से 1%। अब वेनेडियम है, नामे में आंसर है वेनेडियम है तो वेनेडियम 0.15 से 0.5% रहता है। इसलिए अधिक भार सहन शक्ति है, इसलिए अधिक भार सहन शक्ति के कारण बेरिंग गियर्स और धुरा बनता है। नेक्स्ट धुरा के बारे में और पढ़े हैं पीछे। देखिए निकल के इस्पात जो रहता है इसमें 3 से 4% निकल रहता है, कठोर लचीला होता है, इसलिए धुरा बिजली के जो तार है धुरा बिजली के तार, हवाई जहाज, मोटर के कल पुर्जा भी बनता है निकल से। वही निकल धुरा है। वही यहाँ क्रोम वेनेडियम से भी बनता है। 1 से 1% क्रोम रहता है, वेनेडियम रहता है 0.15 से 0.5, इसलिए भार सहन की शक्ति ज़्यादा है। इसलिए बेरिंग देखा भी गियर्स बनता है और धुरा भी बनता है। क्रोम वेनेडियम से धुरा भी बनता है। क्रोम वेनेडियम के बाद क्रोम इस्पात आता है। इस्पात इसमें भी क्रोम नाम है तो क्रोम रहेगा करेगा 5%। क्रोम वेनेडियम में 0.1 से 1% तक क्रोम, इसमें क्रोमियम रहेगा 5% रहता है, ठीक ना। क्रोम में क्रोमियम 5%। ये बहुत कठोर, ये तेजोरी, बॉल, बेरिंग तथा पत्थर काटने वाला जो मशीन का दांत जो रहता है इसी सब का बनता है। जास ऑफ स्टोन क्रशिंग मशीन। क्या कहते हैं क्रोम इस्पात में 5% क्रोम रहता है। इसलिए बहुत कठोर। तिजोरी, कोई चीज़ की तिजोरी, सेफ वैल्यूट्स, तिजोरी बनाने में तिजोरी, बॉल, बेरिंग, पत्थर काटने वाले मशीन के दांत जो रहता है, पत्थर काटने वाले मशीन के जो दांत रहता है उसका भी क्रोम इस्पात का रहता है। हालांकि क्रोम वेनेडियम स्टील इसका भी बेरिंग का प्रयोग करते हैं और गियर्स का, और क्रोम इस्पात का भी प्रयोग करते हैं बेरिंग का। लोहा के भौतिक गुण क्या होता है? लोहा का भौतिक गुण देखा जाए, शुद्ध लोहा सफ़ेद होता है। कैसा होता है? शुद्ध लोहा एकदम सफ़ेद दिखाई देगा आपको, कोई इसमें डाउट नहीं। मुलायम भी होता है, रवादार भी होता है, धातु होता है। इसका दौनांक 1533 है। कितना है दौनांक? का पूछे 1533 द्रव का अवस्था में आएगा 33 डिग्री सी पर द्रव बन जाता है। क्वथनांक उबलने लगेगा आपको 2450 माने 2450 डिग्री पर क्वथनांक हो जाता है इसका। तथा घनत्व 7.86 होता है। घनत्व कितना होता है? 7.86। यह आघातवर्ध तन होता है। इसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है। लोहे में भौतिक गुण देगा चुंबकीय गुण पाया जाता है। क्या कहते हैं? शुद्ध लोहा सफ़ेद होता है, सफ़ेद कलर मुलायम, रवादार होता है। दौनांक देखा जाए 1533 होता है, डिग्री सी है। 2450 डिग्री क्वथनांक है, 2450 डिग्री है। घनत्व यहाँ लिखा है, घनत्व 7.86 होता है, आघातवर्ध होता है, तन्य होता है, चुंबकीय गुण पाया जाता है लोहा में। रासायनिक गुण देखा जाए, लोहे के रासायनिक गुण देखते हैं हम लोग, ठीक ना। लोहा जो बोल रहा है, लोहा फेरियम बोलते हैं इसको, फेरियम Fe। रासायनिक गुण साधारण ताप पर, कौन सा ताप? साधारण ताप पर शुष्क हवा से कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा भाई, कोई प्रतिक्रिया नहीं। कब? जब साधारण ताप होना चाहिए, शुष्क हवा मतलब सूखा हुआ हवा, उसमें नमी का मात्रा नहीं होना चाहिए, कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा। लेकिन यही आर्द्र हवा आ जाएगा तब जंग लग जाएगा, प्रतिक्रिया कर लेता है। शुद्ध लोहा जो रहता है वो शुद्ध जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। शुद्ध लोहा शुद्ध जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगा, और साधारण ताप पर शुष्क हवा से भी प्रतिक्रिया नहीं करता। साधारण जल मिलेगा, शुद्ध जल के अलावा साधारण जल, तो प्रतिक्रिया कर जाएगा और जंग भी लग जाएगा। लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रभावित करता है। क्या प्रभावित करता है? जलवाष्प। तो फेरोसोफेरिक ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस देता है। पूछेगा यहाँ से सवाल, बताओ लाल तप्त लोहा जो रहता है इस पर जलवाष्प प्रभावित करेंगे तो क्या बनेगा? तो लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रभावित कर रहे हैं ना, तो फेरोसफेरिक ऑक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस भी देगा। हाइलोजन की प्रतिक्रिया कराते हैं लोहा के साथ। लोहा को हम लोग हाइलोजन के साथ मिलाते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। तो जब हाइलोजन लोहा से मिलता है, लोहा का मिलने के साथ ही हाइलोजन का हो जाता है, हाइलाइड में कन्वर्ट होता है, हाइलाइड। अब वही लोहा सल्फर से मिलेगा तो हाइलोजन से हाइलोजन हाइलाइड, और सल्फर से करेगा तो सल्फाइड। क्षार के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है,
लेकिन तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रतिक्रिया करता है। अम्ल से प्रतिक्रिया करेगा, क्षार के साथ नहीं करेगा। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहेगा ना, इसे अभिक्रिया करके फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है? पूछेगा तनु हाइड्रोक्लोरिक जो रहता है अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसे अभिक्रिया करता तो लोहा का बनाता फेरस, Fe से फेरस होता है, फेरस में लोहा और क्लोराइड बनेगा, क्योंकि क्लोरिक है तो क्लोराइड बनेगा, फेरस क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस भी देता है। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करेगा तब ना फेरस क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस देगा। लेकिन तनु सल्फाइड से करेगा तो सल्फ्यूरिक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से करेगा ना, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तो बनाएगा, फेर से बनाएगा लेकिन सल्फेट देगा। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है? तो फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन गैस देता है, फेरस सल्फेट। और गर्म और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल रहेगा तो ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से किया तुमने बनाया फेरस सल्फेट हाइड्रोजन गैस, लेकिन तनु की जगह पर गर्म रहेगा, गर्म है ये, गर्म और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल रहेगा तो दोनों सल्फ्यूरिक अम्ल है तो बनाएगा आपको फेरस भी बनेगा, फेरस तो ये है फेरिक सल्फेट सल्फर डाइऑक्साइड गैस देगा। गर्म शांत सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा फेरस फेरिक सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस देगा, वही सल्फर डाइऑक्साइड गैस देगा फेरिक सल्फेट के साथ। लेकिन गर्म रहेगा तब और सल्फ्यूरिक अम्ल रहेगा तब फेरस फेरिक सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा गैस, लेकिन गर्म रहेगा तब। लेकिन ठंडा रहेगा तो और तनु नाइट्रिक अम्ल रहेगा तो ठंडा, तनु नाइट्रिक अम्ल रहेगा तो फेरस नाइट्रेट अमोनियम नाइट्रेट, फेरस नाइट्रेट अमोनियम नाइट्रेट, न से नाइट्रिक न से नाइट्रेट, लेकिन फेरस नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट। गर्म और तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो कौन? लोहा के बारे में हो रहा चर्चा। गर्म तनु नाइट्रिक अम्ल से, देखिए ठंडा तनु नाइट्रिक अम्ल था तब बनाया था फेरस नाइट्रेट अमोनियम, फेरस अमोनियम नाइट्रेट बनाया था। तो ठंडा तनु था तब, हम लोग गर्म तनु नाइट्रिक अम्ल देख रहे तब, तो ये बनाएगा आपको फेरिक नाइट्रिक ऑक्साइड गैस देगा, फेरिक नाइट्रिक ऑक्साइड देगा जब गर्म नाइट्रिक अम्ल रहेगा तब। शांत नाइट्रिक अम्ल रहेगा तो फेरिक नाइट्रोजन पर ऑक्साइड बनेगा, शांत नाइट्रिक अम्ल फेरिक नाइट्रोजन पर ऑक्साइड गैस बनेगा। तो पहले तो लोहे के रासायनिक गुण साधारण ताप पर शुष्क हवा से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, लेकिन जब ही आर्द्र हवा के संपर्क में आने पर यह जंग लग जाता है, आर्द्र हवा में जंग लग जाता है। शुद्ध लोहे के सूता जल के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, लेकिन साधारण जल में जंग लग जाता है। देख लीजिए लेंदी है का अच्छा कोई पढ़ लीजिए कॉपी वाला, ठीक है, रोक के पढ़ लीजिएगा। चलते हैं निष्क्रियता की, लोहे के निष्क्रियता देखते हैं। अति सांद्र या सधुम नाइट्रिक अम्ल में, नाइट्रिक HNO3 नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल में लोहे का एक टुकड़ा डालने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। कर यहाँ पर अति सांद्र रहेगा ना और साधुम रहेगा, अति सांद्र कहो या अति साधुम नाइट्रिक अम्ल होना चाहिए। कौन सा अम्ल? नाइट्रिक अम्ल। इसमें नाइट्रिक अम्ल में लोहा का एक टुकड़ा डालेगा ना तो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। किसमें? लोहा का टुकड़ा, किसमें? नाइट्रिक अम्ल में कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। लोहा का टुकड़ा अम्ल में डालने पर निष्क्रिय हो जाता है। क्यों होता है निष्क्रिय? क्योंकि लोहा खुद क्षार है, अम्ल में मिलेगा तो निष्क्रिय बन जाता है, इसे निष्क्रिय लोहा भी बोला जाता है। क्यों निष्क्रिय लोहा क्या है? जब लोहा का टुकड़ा अम्ल में डालते हैं तो निष्क्रिय बन जाता है, इसलिए उस लोहा को निष्क्रिय लोहा कहा जाता है। अब कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, कहाँ? नाइट्रिक अम्ल में। निष्क्रिय लोहा जो अम्ल में डालने पर लोहा अम्ल से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, इसलिए निष्क्रिय लोहा कहते हैं। वही निष्क्रिय लोहा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। क्यों? लिखिए दे ऊपर हेडिंग में, अम्ल के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, निष्क्रिय हो जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल न है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल न है या नाइट्रिक अम्ल न है, किसी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, अम्ल के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। लोहे की निष्क्रियता उस पर फेरोस्फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 की परत बैठ जाने के कारण होती है। पूछेगा लोहे की निष्क्रियता किस पर निर्भर करता है? लोहे की निष्क्रियता लोहे पर क्या बनता है? फेरोस्फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 की परत बैठ जाती है, इसलिए निष्क्रियता होता है, इसी कारण होती है। निष्क्रिय लोहे को पुनः सक्रिय बनाने के लिए उसे हाइड्रोजन गैस के प्रवाह में गर्म किया जाता है। फिर लोहा अगर निष्क्रिय हो गया, उसको पुनः हम लोग सक्रिय बनाना है लोहा को, तो क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस के प्रवाह में गर्म करते हैं। जब हाइड्रोजन गैस के प्रवाह में हाइड्रोजन के साथ प्रवाह करते हैं तो सक्रिय होता है, निष्क्रिय बनता है। लोहा का टुकड़ा अम्ल में डालते हैं निष्क्रिय,
और निष्क्रिय से सक्रिय बनाना है तो हाइड्रोजन के साथ प्रवाह कर दीजिए। तो क्या कहते हैं लोहे की निष्क्रियता के बारे में? लोहे की निष्क्रियता क्या है? पॉजिटिव ऑफ आयरन। लोहे की निष्क्रियता अति सांद्र या साधुम नाइट्रिक अम्ल HNO3 अम्ल में, नाइट्रिक अम्ल में लोहा का टुकड़ा डालने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है भाई। और लोहा का टुकड़ा अम्ल में डाल दीजिएगा तो निष्क्रिय बना देता है, अम्ल में निष्क्रिय, इसलिए लोहे की निष्क्रियता लोहा कहा जाता है। लोहे के निष्क्रिय लोहा जब हो बन जाता है वही निष्क्रिय लोहा को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है, इसके साथ भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करता और न ही नाइट्रिक अम्ल का प्रतिक्रिया करता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। लोहे की निष्क्रियता क्यों हो जाता है अम्ल में डालने पर? क्योंकि लोहे पर फेरोस्फेरिक ऑक्साइड, किसके ऑक्साइड? फेरोस्फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe3O4 की पर बढ़ जाता है, इसलिए लोहे का निष्क्रियता हो जाता है। निष्क्रिय लोहे को पुनः हम लोग सक्रिय बनाना है तो लोहा को हम लोग सक्रिय बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस के प्रवाह में गर्म किया जाता है, तब जाकर लोहा निष्क्रिय से सक्रिय हो जाता है, एक्टिव मोड में हो जाता है। लोहे पर जंग लगना, लोहे को आर्द्र वायु में छोड़ने पर उसके ऊपर लाल रंग के एक ढीली परत बढ़ जाती है, सही लाल रंग का एक ढीली परत बढ़ जाती है, आर्द्र हवा में छोड़ेंगे तब इसे ही जंग लग जाता है। जो लाल दिखता है रस्ट, जंग को अंग्रेजी में बोलते हैं रस्ट, इस क्रिया को जंग लगना कहते हैं। घटना जो घट रहा है वो जंग लगना कहते हैं। लोहे पर यह जंग हवा के नमी से, जंग जो लगता है हवा के नमी से और ऑक्सीजन के कारण होता है। हवा में नमी रहेगा तब होगा, न तो शुष्क हवा से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है लोहा, ऑक्सीजन के कारण लगता है। लोहे को निम्नलिखित विधि द्वारा जंग लगने से बचाया जा सकता है। कैसे बचाएंगे भाई? लोहे के ऊपर पिच लगा दीजिए, अलकतरा लगा दीजिए, लोहे के ऊपर एल्युमिनियम के पेंट कर दीजिए, लगा देने पर लोहा जंग से बच जाएगा। पिच अलकतरा एल्युमिनियम के पेंट। लोहे को लाल तप्त पर उसके ऊपर जलवाष्प प्रवाहित करने से देखिए यहाँ पर लिखा Fe3O4 का बोलते हैं। लोहे पर जब लोहे की निष्क्रियता उस पर किस लोहे पर फेरोस्फेरिक ऑक्साइड, किसका? फेरोस्फेरिक ऑक्साइड यानी Fe3O4 फेरोस्फेरिक ऑक्साइड की परत बैठने के कारण निष्क्रियता होता है, वही फेरोस्फेरिक ऑक्साइड है। कहा यही फेरोस्फेरिक ऑक्साइड है Fe3O4, वही फेरोस्फेरिक ऑक्साइड है Fe3O4 की परत बैठ जाती है जो लोहे के जंग लगने से बचा जाता है। लोहे को जस्तीकरण कैसे करते हैं? निष्क्रिय भी लोहा में हो रहा है तो इस तरह से जंग लगने से बचबे करेगा। Fe3O4 की परत बैठ जाती है और परत के बैठने के कारण लोहा निष्क्रिय रूप में हो जाता है, इसलिए जंग लगने से बचा जाता है। लोहे के जस्तीकरण भी होता है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन होता है और ऑक्सीकरण परिवर्तन भी है। लोहे पर जंग लगने से लोहा का भार बढ़ जाता है, सही बात है। लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ फेरोस्फेरिक ऑक्साइड होता है और फेरोस्फेरिक ऑक्साइड लोहे में जंग लगने वाला पदार्थ होता है। Fe3O4 कहलाता है। यह भूरी परत के रूप में लोहे पर जम जाती है। ऐसे तो जंग लगता है तो लोहा में लाल रंग की परत बढ़ जाती है, या भूरा भी दे सकता है। लोहे के गैल्वेनाइज्ड जस्तीकरण चादर पर जस्ती की परत, किसकी परत? जस्ता के परत चढ़ी रहती है, गैल्वेनाइज्ड रहती है तब। इस्पात का तप्तीकरण क्या है? देखिए इस्पात का तप्तीकरण, इस्पात तप्तीकरण गर्म करना। और किसको गर्म करना? इस्पात। इस्पात का मतलब कि अभी देख लो 4 प्रकार के, मृदु इस्पात, मध्य इस्पात है ना, कठोर इस्पात। देखें ना जिधर पढ़ लिया, इस्पात, मृदु इस्पात, मध्य इस्पात, कठोर, मिश्र इस्पात। इसका भी भाग में देखें बड़ी सारा वही इस्पात है। इस्पात का तप्तीकरण, इस्पात को लाल तप्त कर जल या तेल में डुबाकर शीघ्र ही ठंडा करने से इस्पात अत्यंत कठोर और भंगुर हो जाता है। कर इस्पात को लाल तप्त में मतलब गर्म करके पूरा है ना, इस्पात को पूरा गर्म कीजिए। अब गर्म करके जल में डाल दीजिए, कहाँ? जल में या तेल में डुबाकर शीघ्र ही ठंडा कर दो फिर। और ठंडा करने के बाद इसे इस्पात अत्यंत कठोर हो जाएगा और भंगुर भी हो जाएगा। इस क्रिया से इस्पात अत्यंत कठोर और भंगुर हो जाता है। यह क्रिया जो हो रहा है, गर्म किए फिर उसको जल में या तेल में डालते हैं, जिसके कारण इस्पात कठोर हो गया, भंगुर बन गया है ना। इसी क्रिया को इस्पात का कठोरीकरण कहलाता है। कठोरीकरण क्यों कहते हैं? कि कठोर हो जाता है, भंगुर हो जाता है। कठोर और भंगुर होने के कारण इस्पात की कठोरीकरण कहलाता है। एवं ऐसा इस्पात द्रुत शीतलन इस्पात, ये तो इस्पात का तप्तीकरण हो गया। तप्त करके जल में डुबाया, तेल में डुबाया तो कठोर हुआ, भंगुर हुआ, इस्पात का कठोरीकरण कहलाया। लेकिन कठोरीकरण की जगह पर या तप्तीकरण की जगह पर द्रुत शीतलित इस्पात क्या है? द्रुत शीतलित इस्पात है ना, क्विंचेंट्स स्टील, द्रुत शीतलित इस्पात। द्रुत शीतलित इस्पात को पुनः गर्म करो। जैसे हम लोग इस्पात को गर्म किए ना, जल में डाले, तेल में डाले तो कठोर भंगुर बना, इसलिए इस्पात का कठोरीकरण कहलाया। जब गर्म किए तब, ठंडा किए तब, फिर वही इस्पात को हम लोग कहते हैं इस्पात को पुनः गर्म करो, फिर दोबारा गर्म करो, पुनः गर्म करो। और करने के बाद धीरे धीरे ठंडा करने पर वो लचीला हो जाता है। कैसा होता है? लचीला हो जाएगा। शुरू कठोर भंगुर और फिर लचीला, कम भंगुर होगा। पहले भंगुर ज़्यादा था, अब भंगुर कम हो जाता है। इस क्रिया को इस्पात का एनिलीकरण कहते हैं। इस्पात का कठोरीकरण कहलाता है। ऐसा इस्पात जो इस्पात बनता है वो इस्पात को द्रुत शीतलित इस्पात कहते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जो इस्पात बना उसको द्रुत शीतलित इस्पात
और जब पुनः गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करते हैं, करने पर लचीला हो जाता है और कम भंगुर होता है। इस इस्पात को बोलते हैं इस्पात का एनिलीकरण, एनिलीकरण कहते हैं। इस्पात का कठोरीकरण करने के पश्चात एनिलीकरण क्रिया को संयुक्त रूप से इस्पात का तप्तीकरण कहते हैं। इस्पात कठोरीकरण करना और कठोर करके फिर दोबारा ठंडा करो तो एनिलीकरण कहलाता है। इस क्रिया को कहा जाता है इस्पात का तप्तीकरण। क्या बोलते हैं? इस्पात का तप्तीकरण हो गया। देखो फिर से इस्पात का तप्तीकरण क्या होता है? शुरू इस्पात को गर्म करो, फिर जल में डालो, जल में डालिएगा या तेल में डालिएगा तो ठंडा हो जाता है, तो ठंडा होगा तो कठोर होगा, भंगुर होगा तो कठोरीकरण कहलाता है। और जो इस्पात बनता है उस क्रिया में ठंडा करने के बाद द्रुत शीतलित इस्पात कहलाता है। द्रुत शीतलित इस्पात कहलाता है। फिर वही इस्पात को दोबारा गर्म करो और दोबारा गर्म करने के बाद फिर वो कठोर नहीं रह कर लचीला हो जाता है और कम भंगुर हो जाता है। इसके इस्पात का एनिलीकरण कहलाता है। यही क्रिया को, दोनों कठोरीकरण को, एनिलीकरण की क्रिया को बोलते हैं इस्पात का तप्तीकरण हो रहा है। कभी तप्तीकरण करके भंगुर कठोर कर रहे हैं, कभी तप्तीकरण करके लचीला और कम भंगुर कर रहे हैं। लोहा के यौगिक देखना, लोहा के यौगिक क्या यौगिक है। लोहा के यौगिक में देखते हैं फेरस सल्फेट। देखते हैं क्या देखते हैं? फेरस सल्फेट। इसका सूत्र होता है, फेरस सल्फेट को बोला जाता है हरा कशिश। फेरा का तो फेरा तो हरा, तो फेरा हरा यानी कि फेरस सल्फेट, हरा कशिश। हरा को बोलते हैं ग्रीन बिट्राइल भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है FeSO4 7H2। फेरस सल्फेट में जल के 7 अणु, कितना? 7 अणु रावकरण के रूप में रहता है। FeSO4 7H2। फेरस सल्फेट हरा कशिश ग्रीन बिट्राइल कहा जाता है। यह हल्के हरे रंग का उत्फुल्ल है। हल्का हरे रंग का उत्फुल्ल रावा है, इसलिए हरा कशिश कहा जाता है। इसमें 7 अणु रावा जल का उपस्थित रहता है। यह हरा कशिश या इप्सम लवण का समकृत है। इसमें हरा कशिश इसलिए नाम हरा कशिश पड़ा। और इप्सम के लवण जो रहता है ना, हरा कशिश इप्सम के लवण का मिलित सरकार है सब, ठीक ना, समकृत है। इसका उपयोग स्याही बनाने में मोहर लवण जो रहता है, मोहर लवण है ना, फेरस सल्फेट से बनता है मोहर लवण। मोहर लवण का सूत्र में भी आता है FeSO4 7H2 होगा। मोहर लवण बनाने में रंग उद्योग में भी होता है काम, ठीक ना। अनाद्र लवण जो रहता है उसका उपयोग भोजन में लोहे की कमी को पूरा करने के लिए दवा के रूप में प्रयोग होता है। अनाद्र लवण का प्रयोग कहाँ होता है बताइए? पूछेगा। अनाद्र लवण का उपयोग भोजन में होता है। भोजन में कब होता है? जब भोजन में लोहे की कमी कम हो जाता है, उसको पूरा करने के लिए दवा के रूप में प्रयोग होता है। किसका? फेरस सल्फेट का। या फेरस सल्फेट किसका? अनाद्र लवण का। रंग उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। रंग उद्योग में क्या करते हैं फेरस सल्फेट में? FeSO4 7H2। फेरस सल्फेट का सूत्र हो गया FeSO4 7H2। हरा कशिश ग्रीन बिट्राइल कहते हैं। हरा कशिश नाम का पड़ गया कि हल्के हरे रंग का उत्फुल्ल रवा है, और साथ में है ना, साथ में क्या? साथ में हरा कशिश और इप्सम लवण के दोनों का मिश्रण है, इप्सम लवण का भी मिश्रण है, इसलिए हरा कशिश पड़ गया। जल के 7 अणु होता है। स्याही बनाने में मोहर लवण। रंग उद्योग में अनाद्र लवण का उपयोग भोजन में लोहा का जब कमी पूरा होता है उसे पूरा करने के लिए दवा के रूप में होता है। रंग उद्योग में भी काम होता है इसका। फेरस सल्फेट। फेरिक्लोराइड। फेरस सल्फेट के बाद आता है फेरिक्लोराइड। अनाद्र फेरिक्लोराइड काला एवं आद्र फेरिक्लोराइड पीला पसीजने वाला रवेदार ठोस है। पूछेगा अनाद्र फेरिक्लोराइड जो देखे ना है, फेरिक्लोराइड तो फेरिक्लोराइड रहेगा, लेकिन फर्क नहीं है। एक अनाद्र रहेगा नमी वाला रहेगा, खाली लगा दे फेरिक्लोराइड रहेगा। अनाद्र वाला लगल रहेगा तो काला, अब आद्र वाला रहेगा तो अनाद्र बिना नमी वाला चाहिए काला होता है, और आद्र वाला रहेगा जब नमी वाला है उसको आद्र फेरिक्लोराइड पीला पसीने वाला रवेदार ठोस है। पूछे फेरिक्लोराइड कल का क्या होता है? फेरिक्लोराइड अनाद्र जिसमें नमी नहीं रहता, अनाद्र नहीं रहता काला, और जिसमें नमी रहता है आद्र वाला पीला पसीने वाला रवेदार ठोस है। आद्र लगा रहेगा तो पीला पसीने वाला। जल में घुलनशील होता है, इसलिए तो पसीने पर पसी जा रहा है। जल में घुलनशील होता है। इसका उपयोग कटे स्थान जहाँ कट जाएगा ना वहाँ से खून का बहना रोकने के लिए किया जाता है ना। कट जाएगा, खून को रोकना है, वहीं किया जाता है, क्योंकि यह खून को आंतचित कर थक्का बनाता है। खून का करता है आंतचित करके थक्का बनाता है, जिसके कारण वहाँ कटे हुए स्थान पर रुक जाता है थक्का बनने का। हम लोग थक्का बनने वाला चीज़ के विटामिन K का भी प्रयोग पढ़े हैं, अब बहुत सारा है ना कौन को तो रहता है। तो हेपेरिन नाम के भी है चीज़, उसी का नहीं। केमिस्ट्री में फेरिक्लोराइड का भी प्रयोग होता है, खून का थक्का बनाने में कट जाता है, खून को रोकने में काम आता है। इसका उपयोग दवाई के रूप में भी प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं फेरिक्लोराइड अनाद्र रहेगा तो काला बन जाएगा, और आद्र वाला फेरिक्लोराइड रहेगा तो पीला पसीने वाला रवेदार ठोस होता है, वो पीला बन जाता है। जल में घुल जाता है, कटे स्थान से खून का बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और रक्त को थक्का बनाने में काम आता है। फेरिक्लोराइड। आयरन सल्फाइड को झूठा सोना कहा जाता है, और जो झूठा वो बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। आयरन सल्फाइड है से
या आयरन पाइराइट्स बोलते हैं इसको। इसका उपयोग किप्स उपकरण में काम आता है। किप्स उपकरण द्वारा प्रयोगशाला में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाने में आता है। पूछेगा आयरन सल्फाइड को क्या बोलते हैं? झूठा सोना, बेवकूफ़ों का सोना, सोना, सौ से सल्फाइड, लेकिन आयरन सल्फाइड है, देखने में लगता है कि सोने है ये है और आता है लोहा के। इसका उपयोग किप के उपकरण जो होता है, किप के उपकरण द्वारा, कौन सा उपकरण द्वारा? किप के उपकरण द्वारा प्रयोगशाला में हाइड्रोजन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाने में काम आता है। झूठा सोना के मोहर लवण, जो भी हम लोग फेरिक सल्फेट से बनता है मोहर लवण, फेरस सल्फेट से बनता है मोहर लवण, वही मोहर लवण देखते हैं हम लोग, है ना। फेरस सल्फेट FeSO4 जो था, है ना, इसमें भी आपको मोहर लवण भी होगा FeSO4, लेकिन इसमें FeSO4 है, ऊपर में FeSO4 था। देखिए फेरस सल्फेट है, इसका सूत्र क्या होता है? हरा कशिश ग्रीन मेटल कहते हैं। FeSO4 इसमें जल के साथ अणु FeSO4 है, इसी चलते इसको मोहर लवण है। तो मोहर लवण बनता है फेरस सल्फेट से, मोहर लवण। तो जो फेरस सल्फेट का सूत्र होता है FeSO4, इसमें भी मोहर लवण भी FeSO4 बनेगा। नेक्स्ट मोहर लवण का सूत्र देख लीजिए। मोहर लवण FeSO4 आ गया, NH4 का होल टू SO4 6H2, है ना। फेरस सल्फेट में 7 अणु था जल के, इसमें देख रहे हैं मोहर लवण में जल के 6 अणु है, जल के 6 अणु। FeSO4 4 है, लेकिन फिर NH4 का होल टू 4 का अच्छा कर दो होल टू SO4 फिर FeSO4 आपकी SO4 6H2, FeSO4 NH4 का होल टू SO4 6H2, खाली 4 है। मोहर लवण कहा जाता है। यह हल्के हरे रंग का रवेदार है, क्योंकि फेरस सल्फेट खुद हरा है, तो उसी से बना है मोहर। जब फेरस हल्का है तो मोहर भी हल्के रंग का होगा। जो जल में विलय है, जब फेरस जल में घुल जाता है तो फेरस सल्फेट से बनता है मोहर लवण भी जल में घुल जाएगा, उसी का बेटा है। तो फेरस सल्फेट का ही बेटा है मोहर लवण। जल में विलय है, एल्कोहल में अविलय है। जो जल में घुलता है पानी में, अल्कोहल में नहीं घुलता है भाई। इसका उपयोग आयतनी विश्लेषण में नीली स्याही बनाने में, हालांकि स्याही बनाने में आपको फेरस सल्फेट बनता है स्याही बनाने में, मोहर लवण बनाने में। इसी का बेटा वो भी है, तो उसको वो भी बनेगा नीली स्याही बनाने में। रंगाई में, रंग चापा के रूप में, चमड़ा रंगने में भी मोहर लवण का प्रयोग होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कृषि में हानिकारक कीड़ा जो होता है उसको मारने में, मोहर लवण का प्रयोग करते हैं। प्रयोगशाला में अवकारक रूप में होता है। इसका उपयोग रंगीन क्षार मूर्खों के परीक्षण में भी होता है। क्या तक है मोहर लवण हल्के हरे रंग का रदार ठोस पदार्थ है, जल में घुल जाता है, अल्कोहल में नहीं घुलता है। आयतनी विश्लेषण में प्रयोग होता है। नीली स्याही बनाने में नीली स्याही, रंगाई में रंग चापक के रूप में, चमड़ा रंगने में, कृषि में जो हानिकारक कीड़ा हो जाता है उसको मारने में, प्रयोगशाला में अवकारक रूप में रंगीन क्षार मूलक के परीक्षण में भी काम आता है मोहर लवण का सूत्र है FeSO4 NH4 का होल टू SO4 6H2। नोट, शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। सही बात है, लोहा कमी होगा तब एनीमिया, लेकिन अधिक रहेगा तो अधिक से लौहमयता रोग होता है। अफ्रीका के बाटू आदिवासी में जाइएगा ना, अफ्रीका देश है वहाँ बाटू आदिवासी में लौहमयता रोग पाया जाता है। क्यों? वहाँ पर ऐसा उनमें लोहा का बर्तन बनाता है और बियर पीते हैं लोग, बियर के सेवन करने में। बेसमर प्रकरण से बृहत मात्रा में पिग आयरन से इस्पात का उत्पादन होता है। पूछेगा बेसमर प्रकरण एक नियम है, विधि है ना। बेसमर का एक नियम है, विधि है ना। यही बेसमर प्रक्रम से बहुत बड़ी मात्रा में पिग आयरन से इस्पात का उत्पादन होता है। बेसमर प्रक्रिया में देखिएगा ना तो पिग आयरन आता है। ये पिग आयरन से इस्पात का उत्पादन होता है। इसका आविष्कार पिग आयरन का हो या बेसमर प्रक्रिया का हो, दोनों का आविष्कार 1855 ईस्वी में था। हेनरी बेसमर ने कर लिया था। इसलिए हेनरी बेसमर करने के कारण बेसमर प्रक्रम बृहत मात्रा जाइएगा ओकरा में, बेसमर प्रक्रम में बहुत बड़ी मात्रा में पिग आयरन होता है। वो पिग आयरन से ही इस्पात बनता है। इस्पात बेसमर प्रक्रम का आविष्कार कौन किया था? 1855 में होता है। 1855 तक हुआ था, लेकिन कौन किया था? हेनरी बेसमर ने किया था 1855 में। रेजर बनाने में अधिक कार्बन युक्त इस्पात का प्रयोग किया जाता है। जो रेजर बनते हैं दाढ़ी छीलने वाला, बहुत अधिक मात्रा में कार्बन युक्त इस्पात का प्रयोग करते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने में इस्पात का प्रयोग करता है। जहाँ कार्बन ज़्यादा लगेगा वहाँ कार्बन इस्पात का प्रयोग करते हैं। रेजर बनाने में कौन सी कार्बन की मात्रा ज़्यादा, कौन सी का? इस्पात का। वैसा इस्पात जिसमें ज़्यादा कार्बन रहता है उस रेजर बनाता है दाढ़ी छीलने में। अस्थायी चुंबक भी बनता है ना, कहीं नर्म लोहे का होता है, नर्म लोहे अस्थायी का उपयोग करता है। अस्थायी चुंबक बनाने में इस्पात का प्रयोग नहीं, इस्पात। अस्थायी चुंबक बनाने में इस्पात का प्रयोग, इस्पात। जो रेजर दाढ़ी बनाने वाला होता है
वही रेजर इस्पात का प्रयोग होता है भी, उसमें भी लेकिन कम कार्बन का मात्रा ज़्यादा रहता है। अस्थायी चमक बनाने में भी इस्पात। तांबा के बारे में देखते हैं। तांबा, ये देखिए तांबा, तांबा जो है 2983 है। 29 कॉपर ना जी, कॉपर 2963 है, 63 लिखा है, 63 कहेंगे 61 हो जाता है, 63 है, 2963 है ना, 11वां ग्रुप में और पहला के बी में है। इसी में आपको सोना चांदी, सोना भी है, प्लेट औरम भी है, सोना चांदी दोनों है, और ये आरजी भी है। देखते हम लोग तांबा, तांबा का परमाणु संख्या 29 और 63 देखे हम लोग, 29 और 63। तांबा की प्रकृति में तांबा मुक्त अवस्था में पाया जाता है तथा संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, दोनों अवस्था में पाया जाता है। मुक्त में भी और संयुक्त अवस्था दोनों में मिलता है तांबा, पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में यह मुख्यतः सल्फाइड, ऑक्साइड एवं कार्बोनेट आयस्क के रूप में पाया जाता है। तांबा का उत्कृष्ट धातु बताइए। तांबा उत्कृष्ट धातु खुद ही है। उत्कृष्ट मतलब कि संक्रमण धातु कहा जाता है। देखिए, संक्रमण तत्व या उत्प्रेरक दोनों। संक्रमण तत्व मतलब दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करता है, और उत्प्रेरक मतलब कि प्रतिक्रिया करवाता है, बातें के दोनों, है ना। इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक के तत्व को संक्रमण तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। क्यों? क्योंकि इसमें भी कॉपर आ जाता है, तो कॉपर भी कहा संक्रमण तत्व हो गया। इसी को कॉपर, सोना Ag47, 107 Ag, Au, Rg, ये सब को क्या बोलते हैं? चारों के कॉपर, Ag सोना, Au Ag चांदी हो गया, Au 79, 198, ये सब कौन सा तत्व है? सिक्का तत्व धातु कहलाता है, सिक्का धातु। उसी प्रकार तांबा भी, कॉपर भी सिक्का धातु है। तो क्या कहते हैं? तांबा मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों में रहता है। यह संयुक्त अवस्था में मिलबो करेगा तो सल्फाइड के रूप में मिलेगा, सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट ऐसे के रूप में मिलता है। कब? जब संयुक्त अवस्था में कहेगा तब सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट के रूप में मिलता है। तांबा को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। उत्कृष्ट मतलब संक्रमण धातु भी है। उत्कृष्ट के साथ साथ तांबा को सिक्का धातु भी बोलते हैं। अभी देखें बस, सिक्का धातु यह एक संक्रमण तत्व है। अभी देखें, संक्रमण तत्व या उत्कृष्ट तत्व एक हो गया। आदि मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का ही प्रयोग किया गया था। तांबे का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर पायराइट्स अयस्क से किया जाता है। पूछे कि तांबे का निष्कर्षण किससे करते हैं? कॉपर पायराइट से करते हैं। कॉपर पायराइट्स आयरन सल्फाइड रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आयरन पायराइट्स को बेवकूफ़ों का सुना। आयरन पायराइट्स जो रहता है उसका बोलते हैं। देखिए, आयरन सल्फाइड कहेगा ना, आयरन सल्फाइड लग रहा है, सल्फाइड, से सल्फाइड है ना, से सोना। कैसा सोना? बेवकूफ़ों का और झूठा सोना। लेकिन ये है आपको तांबे का निष्कर्षण कॉपर पायराइट से करते हैं। एक कॉपर पायराइट से अयस्क किया जाता है। कॉपर पायराइट्स अयस्क का सांद्रण फेन प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। पूछेगा अयस्क, कोई भी अयस्क है इसका सांद्रण कैसे करते हैं? फेन प्लावन विधि से करते हैं। फफोलेदार तांबा को अशुद्ध तांबा कहते हैं। जो फफोलेदार तांबा रहता ना है, फफोलेदार रहेगा तब उसके बारे में चर्चा है, उसे अशुद्ध तांबा कहा जाता है। इसके समूह पर फफोले होते हैं। तांबा का जब समूह रहता है वैसा तांबा जिसमें फफोले होते हैं, इसलिए फफोलेदार तांबा कहा जाता है, जो अशुद्ध होता है। पूछे फफोलेदार तांबा को क्या कहते हैं? अशुद्ध तांबा कहते हैं। इसके समूह पर फफोले होते हैं, इसलिए फफोले तांबा कहा जाता है, जो अशुद्ध होता है। यह 98% शुद्ध होता है। ये मतलब तांबा 98% शुद्ध होता है, ठीक ना। लेकिन फफोलेदार तांबा को अशुद्ध तांबा कहा जाता है, और 98% तांबा शुद्ध होता है, ऐसे देखा जाए तो। द्रवित तांबे को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग द्रवित तांबा, जो द्रव के रूप में रहता है तांबा, उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं। करने पर SO2 गैस देता है। कौन सा गैस? सल्फर डाइऑक्साइड देता है। यही सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। SO2 गैस देता है। गैस बाहर निकलने के कारण वह फफोलेदार हो जाता है। जब फफोलेदार होता है तो अशुद्ध होता है। निष्कर्षण देखें क्या करते हैं? कॉपर पायराइट से करते हैं। कॉपर पायराइट जो है ना, कॉपर पायराइट का निष्कर्षण कैसा होता है? फेन प्लावन विधि से करते हैं। फफोलेदार तांबा जो होता है अशुद्ध होता है, अशुद्ध तांबा कहते हैं। इसके समूह पर
फफोले होते हैं इसलिए शुद्ध कहलाता है। ऐसे तांबा 98% शुद्ध होता है। शुद्ध जब तांबा द्रव वाला तांबा को धीरे धीरे ठंडा करते हैं SO2 गैस देता है जो बाहर निकलता है। इसके कारण यह फफोलेदार हो जाता है। भौतिक गुण देखा जाए तांबे के भौतिक गुण यह थोड़े लाल रंग का होता है। तांबा देखिएगा थोड़ा सा लाल रंग का दिखाई देता है, ठीक ना। और लोहा भी लाल रंग के भूरा रंग का दिखाई देता है जब जंग लगता है तब। लेकिन तांबा नहीं जंग लगेगा तो थोड़ा सा लाल रंग का दिखाई देता है। क्या दिखाता है? थोड़ा लाल रंग का। इसका द्रव्यंक 1083°C है। सोच लीजिए 1083° पे द्रव समा जाता है। लेकिन 10 × 20 × 3 = 23 दुगुना से ज़्यादा है। क्वथनांक है इसका 2310° का है। क्वथनांक पूछा कितना है? 2310°C है। तथा विशिष्ट गुरुत्व कितना है? 8.95 होता है। विशिष्ट गुरुत्व कितना है? 8.95 होता है। यह तन आघातवर्ध होता है। यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। तो भौतिक गुण क्या क्या है? थोड़े लाल रंग के और द्रव्यंक 1083°C है। क्वथनांक हो गया 2310°C क्वथनांक। विशिष्ट गुरुत्व कितना है? 8.95 होता है। 95 8 मतलब 9 मान के चलिए 9 है। तन कितना है? आघातवर्ध होता है। ऊष्मा विद्युत का सुचालक है। रासायनिक गुण देखा जाए कॉपर के बारे में देखते हैं। इसका रासायनिक गुण देखते हैं क्या क्या है इसके बारे में देखते हैं। रासायनिक गुण यह साधारण ताप पर शुष्क हवा से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। जब शुष्क हवा से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। लेकिन आर्द्र हवा मिलेगा, शुष्क के साथ तो प्रतिक्रिया नहीं करता है। यही आर्द्र हवा मिलेगा ना तो भास्मिक कार्बोनेट बना देता है। क्या बनाता है? भास्मिक कार्बोनेट। HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है तांबा। लेकिन तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहेगा, तनु लगता है, तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता। लेकिन सांद्र HCl आ जाएगा तो अभिक्रिया कर जाता है। तनु में मतलब कम नमी है, कम सांद्र में अधिकतर क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो क्यूप्रिक क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? क्यूप्रिक क्लोराइड बना देता है। क्यूप्रिक क्लोराइड ठंडा या और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल रहेगा H2SO4 से प्रतिक्रिया नहीं रहता है। ठंडकों से या तनु जहाँ लगा रहेगा उससे प्रतिक्रिया नहीं करता है। लेकिन जहीं सांद्र लग जाएगा तो गर्म करते हैं तो SO2 गैस देता है। कौन सा गैस? SO2 गैस देता है। SO2 हो गया फिर SO2 गैस देता है। लेकिन फिर तनु लगा है तो तनु नाइट्रिक अम्ल है HNO3 क्या है? तनु है। अब तनु में कौन सा नाइट्रिक अम्ल है? HNO3 का है नाइट्रिक अम्ल है। HNO3 के साथ अभिक्रिया करता है तांबा तो नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है। NO2 बनाता है। N2O हंसने वाला गैस बनाता है। कब? HNO3 से अभिक्रिया करता है तब हंसने वाला गैस नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है N2O। फिर 50% सांद्र HNO3 रहेगा तो ये तो तनु था नाइट्रिक अम्ल HNO3। लेकिन 50% सांद्र HNO3 रहेगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा NO गैस देता है। ये नाइट्रिक 50% वाला में नाइट्रिक बनाएगा और NO गैस देता है। फिर सांद्र नाइट्रिक अम्ल रहेगा तो नाइट्रिक अम्ल 3 गो है। एगो तनु वाला नाइट्रिक अम्ल रहेगा तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O बनाता है और गैस देता है। जो हंसने वाला रहता है तनु वाला। और 50% सांद्र वाला आ जाएगा नाइट्रिक अम्ल तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड NO। सांद्र आ जाएगा केवल सांद्र, 50% नहीं है, सांद्र लगा रहेगा और नाइट्रिक अम्ल रहेगा तो N2O गैस देता है। N2O गैस और N2O गैस देता है HNO3 नाइट्रिक। NO2 है, NO2 गैस देगा जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल रहेगा तब। गर्म तांबे पर HNO3 वाष्प प्रभावित करते हैं तो नाइट्रोजन गैस देता है। नाइट्रोजन गैस कॉपर साधारण ताप पर शुष्क हवा से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। आर्द्र हवा के साथ करेगा तो भास्मिक कार्बोनेट बनाता है। कार्बोनेट है ना। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहेगा तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहेगा, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो इसके साथ अभिक्रिया करके क्यूप्रिक क्लोराइड बनाता है। क्यूप्रिक क्लोराइड ठंडे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल रहेगा तो प्रतिक्रिया नहीं करेगा। लेकिन सांद्र आ जाएगा तो गर्म करिएगा H2SO4 को SO2 गैस देता है। SO2 गैस सल्फर डाइऑक्साइड। फिर है तनु नाइट्रिक अम्ल है। इसको तनु वाला नाइट्रिक अम्ल के गर्म कीजिएगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O गैस देता है जो हंसाने वाली है। लेकिन यही तनु की जगह 50% सांद्र आ जाएगा HNO3 तो यह नाइट्रिक अम्ल देता है। नाइट्रिक अम्ल NO देता है। लेकिन जब 50% भी काट दीजिएगा केवल सांद्र आ जाएगा और नाइट्रिक अम्ल है तो NO2 गैस देता है। NO2 गैस गर्म तांबे पर HNO3 प्रवाहित करेंगे वाष्प तो गर्म तांबे पर HNO3 नाइट्रिक अम्ल वाष्प को प्रभावित करने पर नाइट्रोजन गैस देता है। नाइट्रोजन गैस देता है। वही पढ़ना है तांबे के रासायनिक गुण। साधारण ताप पर शुष्क हवा से कोई
प्रतिक्रिया नहीं करता है ना, लेकिन यह आद्र हवा में धीरे धीरे प्रतिक्रिया करके भास्मिक कार्बोनेट बनाता है, भास्मिक कार्बोनेट में बदल जाता है। यह तनु हाइड्रोक्लोरिक के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, लेकिन तनु की जगह पर सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ जाएगा तो प्रतिक्रिया कर देता है, जिसको बनाता है क्यूप्रिक क्लोराइड। क्या बनाता है? क्यूप्रिक क्लोराइड। ठंडा तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, लेकिन यह जो ही H2SO4 सांद्र आ जाएगा, ठंडे तनु से तो प्रतिक्रिया नहीं करता, लेकिन सांद्र H2SO4 के साथ प्रतिक्रिया करके गर्म करने पर ऐसे टूट जाता है। अभी देखें HNO3 के साथ प्रतिक्रिया करके नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने लगा जाता है N2O, और 50% सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है नाइट्रस ऑक्साइड देता है NO गैस देता है। सांद्र HNO3 के साथ प्रतिक्रिया करता है तो NO2 गैस देती है। और गर्म पर HNO3 गर्म तापमान पर HNO3 का वाष्पीकरण करते हैं तो नाइट्रोजन गैस देता है। नाइट्रोजन गैस पीछे देख लिए हम लोग, है ना। गर्म तापमान पर HNO3 गैस वाष्प कर रहे हैं तो नाइट्रोजन गैस देता है। तांबे का उपयोग देखते हैं। तांबे का उपयोग हम लोग देते हैं विद्युत तार में होता है, विद्युत उपकरण के निर्माण में होता है, विद्युत मुद्रण में होता है, मुद्रण और विद्युत लेपन में भी होता है। सिक्का बर्तन के निर्माण में, इसलिए सिक्का धातु भी बोलते हैं, और बर्तन बनता भी है तांबा से, इसे बोला जाता है तांबा का बर्तन। मिश्र धातु के निर्माण में भी होता है, निर्माण में कैलोरी मीटर के निर्माण में, कैलोरी मीटर जो होता है यहाँ पर भी निर्माण में काम आता है तांबा का प्रयोग कैलोरी मीटर बनाने में। कॉपर और निकेल मिलाइएगा ना, कॉपर और निकेल मोनेल मेटल बनता है, मोनेल मेटल। कॉपर और निकेल कॉपर निकेल क्या बनता है? मोनेल मेटल बनता है, जो क्षार रखने वाला बर्तन होता है। क्षार रखने वाला बर्तन मोनेल मेटल होता है। किसका बना होता है? कॉपर निकेल का मोनेल मेटल क्षार रखने वाला बर्तन है। थोड़ा सा देख लीजिए, पीतल और जर्मन सिल्वर थोड़ा सा मिलता जुलता है। पीतल में क्या है? कॉपर सबसे ज़्यादा, कॉपर 70% और जिंक 30% हो गया, तो कॉपर याद कर लीजिए CuZn। पीतल होता है CuZn, Cu 70%, Zn 30%। बर्तन बनता है मूर्ति बनाने में का मतलब मूर्ति। वही पीतल के जगह पर यहाँ ये जर्मन सिल्वर, तो पीतल क्या याद कर लो जो CuZn, तो CuZn में खाली निकल जोड़ता है, निकल वही CuZnNi। तो कॉपर 50% होता है, जिंक होता है 35%, निकल होता है 15%। ये भी बर्तन मूर्ति बनाने में। तो पीतल जिसको याद होगा CuZn, तो Ni जोड़ देंगे, Ni जोड़ेंगे जलाकर जर्मन सिल्वर में CuZn Ni खाली जुड़ा है Ni, CuZn Ni। यहीं से 3 सवाल बनेगा, 2 सवाल। बताओ CuZn को क्या बोलते हैं? CuZn को पीतल बोलते हैं, और CuZn Ni तीनों को मिला देते हैं तो पीतल बनाते हैं। कांसा के याद होगा तो गन मेटल को याद होगा। कैसे? कांसा का होता है CuZn 50% कॉपर होता है, 3 Sn 12%। यही बर्तन मूर्ति बनाने में। तो यहाँ से ये कांसा का होता है CuSn में हम लोग कांसा में Zn जोड़ता है, जैसे Zn जोड़िएगा गन मेटल बन जाएगा। गन मेटल को खोजता सोच Cu 88% का गन मेटल में 88% तांबा होता है, सोच ली तभी होगा गन मेटल बनेगा। Sn 10%, एक Zn जुट गया है, Zn हो गया 2%। इसको बंदूक मशीन के पुर्जा के निर्माण में आता है। बाकी बर्तन मूर्ति बनाने तीनों में का, पीतल के बर्तन है ना, कांसा के भी जर्मनी से, तीनों के काम है बर्तन मूर्ति बनाना। लेकिन गन मेटल काम है ना, कांसा में Zn जोड़ते तो क्या बनता है? गन मेटल। तो कांसा क्या मतलब CuSn, तो गन मेटल हो गया, Zn मिला दो, बंदूक मशीन के पुर्जा बनता है। तांबे के यौगिक बताओ। तांबा के यौगिक क्या है? CuSO4 5H2O को क्यूप्रिक सल्फेट बोलते हैं। तांबा के यौगिक में आता है क्यूप्रिक सल्फेट। कौन? क्यूप्रिक सल्फेट। क्यूप्रिक सल्फेट को हम लोग तुतिया भी बोलते हैं, कुतिया नहीं, तुतिया। क्यूप्रिक सल्फेट तुतिया। क्यूप्रिक सल्फेट CuSO4 5H2O, जल के 5 अणु रहता है क्यूप्रिक सल्फेट में। क्यूप्रिक सल्फेट का सूत्र हो गया CuSO4 5H2O, तुतिया कहते हैं। क्यूप्रिक सल्फेट को नीला थोथा या नीला कशिश बोलते हैं। तुतिया तो कहवे करते हैं, नीला थोथा भी बोलते हैं। थोथा के जगह पर नीला कशिश, थोथा कशिश भी नाम से भी जाना जाता है। यह तांबा का सबसे प्रमुख यौगिक माना जाता है। पूछेगा तांबे का सबसे प्रमुख यौगिक कौन है?
तो क्यूप्रिक सल्फेट तांबे का प्रमुख यौगिक है। यह नीले रंग का रवेदार ठोस पदार्थ है। कैसा नीला रंग का दिखाई देता है, ठीक ना, और ठोस है, तांबा तो ठोस होगा, रवेदार ठोस पदार्थ है। यह जल में काफ़ी विलय है, जल में घुल जाता है, ठोस है तो भी जल में घुलता है भाई, ठीक ना। इसके प्रत्येक अणु में जल के 5 रावकरण अणु रहता है। देखिए जल के 5 अणु भी है। इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में करता है, कीटाणुनाशक के रूप में भी प्रयोग करता है। किसका? क्यूप्रिक सल्फेट का प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में, विद्युत लेपने में, विद्युत सेल में भी आता है। विद्युत सेल में याद कर लेना, कीटाणुनाशक, विद्युत लेपन, विद्युत सेल में। यह केसीएन पोटेशियम साइनाइड के साथ प्रतिक्रिया करके जटिल यौगिक पोटेशियम क्यूप्रो साइनाइड बनाता है। पूछेगा क्यूप्रिक सल्फेट जब केसीएन पोटेशियम साइनाइड से प्रतिक्रिया करके बनाता है तो ये बनाता है आपको जटिल पोटेशियम, के से पोटेशियम, सीएन से क्यूप्रो साइनाइड बनाता है, पोटेशियम क्यूप्रो साइनाइड। कब? जब केसीएन से प्रतिक्रिया करेगा तब पोटेशियम क्यूप्रो साइनाइड बनाता है। कॉपर सल्फेट एक विष है, कॉपर सल्फेट है, ठीक ना, CuSO4। कॉपर सल्फेट को ही बोला जाता है क्यूप्रिक सल्फाइड। यह एक तरह से जहर समझिए, जहर। वही कॉपर सल्फेट एक विष कैसा विष है, अतः इसे कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग करता है। और कीटाणुनाशक विद्युत लेपन में भी, विद्युत सेल में भी कीटाणुनाशक है, ये है। निर्जल कॉपर सल्फेट रंगहीन होता है। जो निर्जल जो रहता है, निर्जल कॉपर सल्फेट है, क्यूप्रिक सल्फेट है, इसको निर्जल रहेगा वो रंगहीन होता है। और जल की अति सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में यह नीला रंग होता है। अतः निर्जल कॉपर रंगहीन होता है, लेकिन जल मिलेगा ना इसको तो नीला बन जाता है, इसलिए इसका रंग नीले रंग का ठोस पदार्थ होता है। नीले रंग का ठोस पदार्थ है। अतः निर्जल कॉपर, वही निर्जल कॉपर जो रंगहीन है, निर्जल कॉपर सल्फेट का हो या निर्जल कॉपर सल्फेट का हो, जो रंगहीन यही। अतः निर्जल कॉपर सल्फेट का प्रयोग जल के परीक्षण में होता है। क्यों करते हैं? अगर कोई, इसका रंग कैसा है, निर्जल कॉपर सल्फेट रंगहीन होता है। पानी में डाल दिए, अगर रंगहीन बन गया, नीला बन गया, तो समझिए कि कुछ न कुछ पानी में प्रॉब्लम है। क्या कहते हैं हम लोग कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र? कॉपर क्यूप्रिक सल्फेट हम लोग कॉपर सल्फेट बोलते हैं। CuSO4 5H2 तुतिया भी बोलते हैं। तुतिया के साथ नीला थोथा और नीला कशिश भी बोलते हैं। यह तांबे का प्रमुख यौगिक है। यह नीले रंग का रवेदार ठोस पदार्थ है। यह जल में काफ़ी घुल जाता है। इसका प्रत्येक अणु में जल के 5 रावकरण अणु रहता है। देखिए 5 अणु है जल के। इसका उपयोग कीटाणुनाशक में होता है क्योंकि बहुत जहरीला है, इसलिए कीटाणुनाशक रूप में, विद्युत लेपन और विद्युत सेल में भी होता है। केसीएन पोटेशियम साइनाइड के साथ जब अभिक्रिया करेगा, दोनों का अभिक्रिया करेगा, क्यूप्रिक सल्फेट और केसीएन दोनों प्रतिक्रिया करेगा तो बनाता है पोटेशियम क्यूप्रो साइनाइड बनाता है। क्या बनाता है? पोटेशियम क्यूप्रो साइनाइड बनाता है। और कॉपर सल्फेट के साथ एक प्रकार विष है, इसे कीटाणुनाशक रूप में ऊपर पढ़ लिया प्रयोग होता है। निर्जल कॉपर सल्फेट जो रहता है, निर्जल कॉपर सल्फेट रंगीन होता है, लेकिन पानी के साथ मिलता है तो कलर देता है जो नीला बन जाता है, इसलिए पानी को उस परीक्षण में काम आता है क्यूप्रिक सल्फेट का प्रयोग। अब चलते हैं श्वेत कांसा के बारे में। श्वेत कांसा के बारे में देखते हैं। यह टीन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को श्वेत कहते हैं। जिस कॉपर में, श्वेत मैंने उजला, श्वेत कांसा। जब कांसा में क्या रहता है तो कॉपर ऐसा रहता है, कॉपर 88% सबसे ज़्यादा है। वही श्वेत कांसा में टीन अधिक मात्रा में रहेगा। वैसे कांसा में कितना, इसमें कॉपर सबसे ज़्यादा है 88%। तो यही टीन ऐसे 88% कॉपर है और टीन कितना होगा 12%। दोनों में कॉपर की मात्रा ज़्यादा रहेगा तो कांसा कहलाएगा। और यही अगर रेशम की मात्रा ज़्यादा हो गया, टीन की मात्रा ज़्यादा हो गया, कांसा रहेगा लेकिन उजला हो जाएगा। वही कह रहा श्वेत कांसा। टीन की अधिक मात्रा जब रहता है तो हम लोग कहते हैं श्वेत तांबा कहते हैं, श्वेत कांसा कहते हैं। रोल्ड गोल्ड क्या है? रोल्ड गोल्ड तांबे की एक मिश्र धातु है जिसके उपयोग शास्त्रीय आभूषण के निर्माण में आता है। तो रोल्ड गोल्ड भी तांबा की धातु है जो शास्त्रा आभूषण बनाता है, शास्त्रा आभूषण। क्यूप्रिक क्लोराइड, यह हरे रंग का रवेदार ठोस पदार्थ है। क्यूप्रिक क्लोराइड, देखिए हम लोग देखा था क्यूप्रिक सल्फेट था जो CuSO4 5H2 था, तुतिया नीला थोथा, नीला कशिश कहते थे। लेकिन हम लोग क्यूप्रिक है, लेकिन सल्फेट के जगह पर क्यूप्रिक क्लोराइड आ गया। क्यूप्रिक क्लोराइड यह हरे रंग का रवेदार ठोस पदार्थ है, हरा रंग का होता है। जबकि क्यूप्रिक सल्फेट था, तुतिया नीला था, नीला थोथा को कशिश को। ये क्यूप्रिक क्लोराइड जो है हरे रंग का होता है। यह पानी में काफ़ी घुलनशील है, हालांकि ये भी पानी में घुल जाता है। पानी में काफ़ी घुलनशील है। इसके एक अणु में जल के 2 अणु रवाना के रूप में रहता है। क्यूप्रिक क्लोराइड का सूत्र याद है तो जल का अणु भी बता दीजिएगा। 150 डिग्री C पर गर्म करने पर यह अनादर लवण में बदल जाता है। पूछेगा क्यूप्रिक क्लोराइड देख रहता है, इसको 150 डिग्री C पर गर्म करेंगे तो बनेगा। तो क्यूप्रिक क्लोराइड को 150 डिग्री C तक गर्म करने पर हम लोग
अनादर लवण कब बदलता है? अनादर लवण बन जाता है। वही कर रहे हैं 150 डिग्री सी तक गर्म करने पर यह अनादर लवण में बदल जाता है। अतः इसका उपयोग डीकन विधि द्वारा, कौन सा विधि? डीकन विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण में उत्प्रेरक रूप में होता है। पूछेगा किसका क्यूप्रिक क्लोराइड जो है एक प्रकार का उत्प्रेरक रूप में कब होता है? उत्प्रेरक रूप में डीकन विधि का प्रयोग करते ना है। इस विधि से, डीकन विधि से क्या बनता है? क्लोरीन बनता है। जब क्लोरीन बनता है यही क्लोरीन को बनवाने में काम आता है। डीकन विधि से क्लोरीन गैस बनता है। यही क्लोरीन गैस डीकन विधि में बनवाने वाला कौन होता है? क्यूप्रिक क्लोराइड बनाता है। उत्प्रेरक रूप में रहता है। क्या कहते हैं हम लोग? क्यूप्रिक क्लोराइड यह हरे रंग का रवेदार है और रवेदार के साथ ठोस भी है, इसलिए पानी में बहुत घुलनशील है ना। जल के 2 अणु रहता है इसमें। क्यूप्रिक क्लोराइड में जल के 2 अणु 150 डिग्री सी तक गर्म कीजिएगा तो डीकन विधि एक विधि है, मेथड है। इस समय क्लोरीन गैस का निर्माण होता है डीकन विधि से। क्लोरीन गैस बनता है। क्लोरीन गैस बनवाने वाला कौन है? उत्प्रेरक रूप में काम करता है क्यूप्रिक क्लोराइड। अब चलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड है। तीसरा जो देखते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। यह तांबे के चून का क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ मिलाकर गर्म करने पर क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ गर्म कीजिएगा तो क्यूप्रिस ऑक्साइड बनता है। दो तरह के है। क्यूप्रिक है, क्यूप्रस रस बन जाता है। लाल रंग का ठोस पदार्थ, यह लाल रंग का होता है, ठीक ना। यह जल में नहीं घुलता। ललका जल में नहीं घुल, जल में अघुलनशील है। ललका मतलब क्यूप्रस ऑक्साइड जल में नहीं घुलता है। इसका उपयोग रूबी, कांच, रंग आदि बनाने में होता है। तो क्या कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड का प्रयोग? तांबा का चून ले लिया तो ले लिया, उसको क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ ले जाइए। तांबा के चून को क्यूप्रिक ऑक्साइड दोनों को मिलाइएगा तो बन जाता है आपको क्यूप्रस ऑक्साइड। लाल रंग का होता है, जल में नहीं घुलता है। इसका उपयोग रूबी बनाने में, कांच बनाने में, रंग रूबी कांच रंग। मानव शरीर में कॉपर की मात्रा में वृद्धि हो जाने पर विल्सन रोग होता है। कौन सा रोग? विल्सन। कब कॉपर की मात्रा वृद्धि होगा तब विल्सन रोग। जिंक भी देते हम लोग। Zn होता है 30-65। जिंक आता है, यह भी संक्रमण धातु है पूरा यहाँ से यहाँ तक। कॉपर लभी है भाग, कॉपर लभी और जिंक लभी। जिंक, कैडमियम, जिंक 30-60 है। कैडमियम के क्षण भी आता है इसी में। जिंक ग्रुप में 12वां ग्रुप में आता है, 12 वाला ग्रुप में है दूसरा के भी। जिंक 30-65, कैडमियम 48-12 है ना। मरकरी भी इसी में आता है और कॉपरेनियम भी इसी में आता है। हम लोग जिंक देखते हैं 30-65। जिंक के बारे में, जिंक 30-65 ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। मुक्त अवस्था पर नहीं मिलने के कारण तांबा है जो मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में मिलता है तांबा, लेकिन जैसा मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, यह संयुक्त अवस्था में मिलता है, विभिन्न अयस्कों के रूप में मिलता है। यह जिंक ब्लेड है ना, जिंक ब्लेड के रूप में मिलेगा संयुक्त अवस्था में, और कैलामाइन अयस्क के रूप में मिलता है संयुक्त अवस्था में। जिंक ब्लेड कैलामाइन जिंक ब्लेड कैलामाइन अयस्क के रूप में प्रचुर मात्रा में मिलता है। जस्ता का निष्कर्षण, जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः इसके सल्फाइड अयस्क जिंक ब्लेड से किया जाता है। पूछेगा जस्ता का निष्कर्षण, जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः इसके सल्फाइड अयस्क जिंक ब्लेड से होता है। जिंक ब्लेड के सूत्र होता है Zn से जिंक, ए से होता है ब्लेड, जिंक ब्लेड से किया जाता है। और जिंक ब्लेड क्या है? सल्फाइड अयस्क है। जस्ता का निष्कर्षण जिंक ब्लेड Zn से करते हैं। भौतिक गुण देखा जाए, यह नीला, सफ़ेद, काला, भंगूर होता है। नीला सफ़ेद होता है, काला भंगूर होता है। पूरा नीला नहीं, सफ़ेद टाइप नीला होता है। दर्नांक 419 डिग्री सी हो गया। दर्नांक कितना है? 419 डिग्री सी। क्वथनांक 920 डिग्री सी तथा विशिष्ट गुरुत्व 7.1 होता है। 100 से 150 डिग्री सेल्सियस पर यह तन होता है। आघातवर्धक होता है। यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। कह रहा है 100 से 150 डिग्री, 100 से 150 के बीच गर्म कीजिएगा तो तन होगा, आघातवर्धक होगा। तो ऐसे 100 से 150 के बीच में गर्म ना कीजिएगा ना तो तन और आघातवर्धक नहीं होगा। 100 से 150 कीजिएगा तब तन होगा, तन आएगा भी, आघातवर्धक चतरा भी बन सकता है इसका। तो भौतिक गुण देख क्या कहा? नीला सफ़ेद, काला भंगूर होता है। यह दर्नांक 419 डिग्री सी, क्वथनांक 920 डिग्री सी, विशिष्ट गुरुत्व देखा जाए तो 7.1 होता है। 100 से 150 डिग्री सी पर यह तन होता है, आघातवर्धक होता है, ऊष्मा का होता है, विद्युत का सुचालक होता है। रासायनिक गुण थोड़ा देख लेते हैं। चलिए जस्ता का रासायनिक गुण देखते हैं। जस्ता का रासायनिक गुण यही है, नहीं रासायनिक गुण है। जस्ता का सूत्र होता है 30-65। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है।
तानु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। यही तानु हाइड्रोक्लोरिक से करा जाता है हाइड्रोजन गैस। लेकिन तानु सल्फ्यूरिक अम्ल रहेगा तो H2SO4 SO2 गैस देता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठंडा तानु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O गैस देता है, जो नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस है। कॉपर में देख रहे हैं, कॉपर में यहाँ पर दे रहा है N2O गैस, नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पर भी गैस दे रहा है नाइट्रस ऑक्साइड। फर्क इतना ही है, तानु नाइट्रिक अम्ल यूँ है। कॉपर के साथ भी तानु नाइट्रिक अम्ल करता है तो या कॉपर रहे या तो फिर जिंक रहे, दोनों रहे, कॉपर या जिंक रहे, दोनों के साथ है ना। ठंडा तानु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके नाइट्रस ऑक्साइड N2O गैस बनाता है, N2O गैस। ठंडा तानु नाइट्रिक अम्ल के साथ जिंक किससे जाता, ठंडा तानु नाइट्रिक अम्ल के साथ या कॉपर के साथ रहेगा तो नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O गैस देता है, हंसाने वाली गैस देता है। यही सांद्र नाइट्रिक अम्ल रहेगा तो ये तानु था सांद्र रहेगा नाइट्रिक अम्ल तो NO2 गैस देता है, NO2 गैस। तानु रहेगा तो N2O और सांद्र रहेगा नाइट्रिक अम्ल तो NO2 गैस देता है। सांद्र NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा कहते हैं इसको। एगो होता है सांद्र KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों में से कोई रहेगा। इसको गर्म करने पर हाइड्रोजन गैस देता है और प्लस में जिंक बनता है, जिंक। कॉपर सल्फेट है ना, जस्ता को जिंक को अगर कॉपर सल्फेट के घोल में डालते हैं तो कॉपर सल्फेट के घोल में डालने पर कॉपर को अवक्षेपित करता है, जो कॉपर है उसको अलग कर देता है। कब? कॉपर सल्फेट डालने पर। क्या कहता है कि जस्ता 30-65 होता है परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या। तानु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सभी क्या करेगा तो हाइड्रोजन गैस हाइड्रोक्लोरिक रहेगा था, लेकिन तानु सल्फ्यूरिक अम्ल रहेगा तो SO2 गैस देता है, SO2 गैस। या ठंडा तानु नाइट्रिक अम्ल रहेगा तो नाइट्रस ऑक्साइड, लेकिन तानु रहेगा तब नाइट्रस ऑक्साइड, लेकिन सांद्र तानु जगह सांद्र आ जाएगा और नाइट्रिक अम्ल ही रहेगा तो NO2 गैस देता है, NO2 गैस। सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, सांद्र पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन गैस और जिंक बनाता है, जिंक। ये कॉपर सल्फेट को जिंक के घोल में डालते हैं, कॉपर को डालते हैं जिंक, कॉपर सल्फेट में, कॉपर है जिंक ना, यही जिंक को डालते हैं कहाँ, कॉपर सल्फेट के घोल में, तो कॉपर को अवक्षेपित कर देता है। जस्ता का उपयोग कहाँ कहाँ होता है जरा देखिए। जस्ता का उपयोग दानेदार जस्ता जो रहता है और जस्ता चूर्ण के रूप में होता है, दानेदार जस्ता के रूप में और जस्ता चूर्ण के रूप में होता है। यह प्रयोगशाला में प्रयुक्त होता है। यह लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए जस्तेदार लोहा यानी कि गैल्वेनाइज आयरन बनाने में प्रयुक्त होता है जस्ता का। सही बात है। पीतल भी जस्ता से बनता है, जस्ता से पीतल है, ये देखिए पीतल है यहाँ, पीतल में ना जिंक है 30% है, कॉपर 70% है, ठीक है। तो है तो पीतल बनाने में, कांसा बनाने में और जर्मन सिल्वर, कांसा में भी होगा पीतल, देख लीजिए कांसा है ना, कांसा है, इसमें दिया नहीं है लेकिन होता है, कॉपर टीन दिया है लेकिन कांसा में भी होता है जिंक, ठीक ना। कांसा बनाने में भी जर्मन सिल्वर भी है ना, जर्मन सिल्वर बनाने में अभी आदिम धातु बनाने में जस्ता का उपयोग किया था। सिल्वर और सोने के निष्कर्षण में, सोना और सिल्वर चांदी, सोना चांदी के जब निष्कर्षण होता है इसमें भी जस्ते का ही निष्कर्षण होता है। पूछेगा सोना चांदी के निष्कर्षण में जस्ते का उपयोग होता है कि नहीं होता है। युद्ध क्षेत्र में धूप्रपट बनाने में, जब युद्ध क्षेत्र होने लगता है धूप्रपट बनाने में, जो सुरक्षा कवच बनाने में काम आता है जस्ते का। क्या कहते हैं जस्ता का, दानेदार जस्ता का प्रयोग में और जस्ता चूर्ण के रूप में होता है। यह प्रयोगशाला में होता है। लोहे को जंग लगता है उसको बचाने में जस्तेदार लोहा का प्रयोग करते हैं। पीतल बनाने में, कांसा बनाने में, पीतल कांसा जर्मन सिल्वर के मिश्र धातु सब है। पीतल कांसा जर्मन सिल्वर का मिश्र धातु है, इसी के निर्माण में आता है। या सिल्वर और सोना चांदी के निष्कर्षण में काम आता है। जब युद्ध क्षेत्र में होने लगता है वहाँ पर धूम्रपाट बनाने में काम आता है। जस्ते के मिश्र धातु कौन कौन है? पीतल देखे, कॉपर जिंक, कांसा भी था, कॉपर ऐसे, लेकिन इसमें जेडन भी आता है, कम मात्रा आता है जो नदी है ना। डच मेटल आता है, कॉपर जिंक, जो कॉपर जिंक। मशीन के पुर्जा जो बनता है, मशीन का पुर्जा, हालांकि मशीन का पुर्जा बनता है आपको, गन मेटल भी बनता है ना, बंदूक मशीन का पुर्जा है ना। डच मेटल भी कोई बोला जाता होगा गन मेटल, इसलिए कॉपर जिंक रहता है 80-20, मशीन का पुर्जा बनता है। गन मेटल भी देख रहे दोनों के है, कॉपर 88, 3 रहता है 10, जिंक रहता है 2%। बंदूक और मशीन का पुर्जा, डच मेटल से भी गन मेटल से भी मशीन का पुर्जा, दोनों मंत्र क्या है कि गन मेटल से बंदूक भी बनता है बस। जर्मन सिल्वर, कॉपर जिंक निकेल, बर्तन मूर्ति बनाने में कॉपर जिंक निकेल। जस्ते के यौगिक
जस्ता का यौगिक कौन कौन है जरा देखते हैं। जिंक सल्फेट जस्ता का ही यौगिक है, ZnSO4 हो गया, इसका सूत्र कहा जाए ZnSO4। जिंक सल्फेट का होगा ZnSO4, जिंक ऑक्साइड सॉरी नहान ZnSO4 जिंक सल्फेट, यह सफ़ेद होता है, क्या है कैसा सफ़ेद। और ये जो रहता है क्यूप्रिक सल्फेट, ये तांबे का यौगिक, तांबा नहीं तांबे का यौगिक है, CuSO4 5H2 तुतिया कहते हैं, इसको नीला थोथा कहते हैं, और यह नीला कशिश, कॉपर को थोथा नीला कहते हैं। लेकिन यहाँ जिंक सल्फेट है, दोनों सल्फेट है लेकिन यहाँ जिंक सल्फेट है, सफ़ेद है तो इसलिए सफ़ेद जिंक सल्फेट को ZnSO4 को सफ़ेद थोथा या सफ़ेद कशिश कहते हैं, है ना। ये जिंक में आता है, सफ़ेद थोथा सफ़ेद कशिश कहते हैं, वाइट बेटाल। ये रंगहीन होता है और रवदार होता है और ठोस पदार्थ भी है। इसका उपयोग लिथोफोन के निर्माण में, लिथोफोन देखे हैं तो ना, लिथोफोन किससे बनता है तो जिंक से बनता है लिथोफोन निर्माण में। यह रंगाई एवं कैलिको छपाई में भी काम आता है, रंगाई छपाई में भी है तो कैलिको छपाई में भी काम आता है, क्या कामों में आता है। तो जिंक सल्फेट का देखें तो अनुसूत्र ZnSO4 होता है, सफ़ेद होता है, सफ़ेद कशिश भी करता है जिंक सल्फेट को। ये रंगहीन है, रवदार है, ठोस पदार्थ है। लिथोफोन के निर्माण में काम आता है, लिथोफोन रंगाई कैलिको छपाई और लिथोफोन का काम। हम लोग जिंक सल्फेट देख लिए ZnSO4। अब चलते हैं हम लोग जिंक ऑक्साइड ZnO जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जो है वो उभयधर्मी ऑक्साइड है, कैसा उभयधर्मी ऑक्साइड है एल्युमिनियम की तरह। इसे फिलोस्फर ऊल भी बोलते हैं, फिलोस्फर ऊल क्यों कहते हैं, जिंक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं फिलोस्फर ऊल। और जिंक सल्फेट को सफ़ेद होता सफ़ेद कशिश कहते हैं। जिंक ऑक्साइड को बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड होने के कारण फिलोस्फर ऊल बोलते हैं, फिलोस्फर ऊल। यह प्रकृति में जिंकाइट या लाल जिंक आयस के रूप में पाया जाता है। प्रकृति में कैसे पाया जाता है, जिंकाइट के रूप में मिलेगा, नहीं तो जिंक ऑक्साइड पृथ्वी पर कैसे मिलता है, तो जिंक ऑक्साइड पृथ्वी पर जिंकाइट के रूप में, जिंकाइट या लाल जिंक आयस के रूप में मिलता है। जिंकाइट या लाल जिंक आयस के रूप में पाया जाता है। यह सफ़ेद बेरवेदार चून होता है, यह जल में अघुलनशील है, जल में नहीं घुलता है, ठीक ना। यह मलहम, हाँ यहाँ सवाल बनेगा बढ़िया, मलहम क्रीम कृत्रिम दांत आदि बनाने में काम आता है। मलहम क्रीम कृत्रिम दांत बनाने में जिंक ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। मलहम क्रीम कृत्रिम दांत बनाने में आदि काम आता है। जिंक ऑक्साइड रंगने के काम भी आता है, इसलिए रंगने के काम हालांकि जिंक सल्फेट के भी काम है रंगाई में, कैलिको छपाई में, लेकिन जिंक ऑक्साइड का भी काम है रंगने का काम आता है। तो मलहम क्रीम कृत्रिम दांत बनाने में जिंक ऑक्साइड के बारे में देख रहे हैं। मलहम क्रीम कृत्रिम दांत आदि बनाने में काम आता है। यह जिंक ऑक्साइड रंगने में भी काम आता है, किसमें रंगने में काम आता है, रंगने में अतः इसे जब रंगने में भी काम आता है, इसलिए जिंक व्हाइट कहते हैं, जिंक व्हाइट। यही जिंक व्हाइट है ना, जिंक व्हाइट के नाम जानते हैं। एक व्हाइट विट्राइल कहेगा जिंक सल्फेट को व्हाइट विट्राइल, उजला सफ़ेद कशिश कहते हैं। ये जिंक व्हाइट है। क्या कहते हैं जिंक ऑक्साइड के देख रहे हैं हम लोग कि ZnO सूत्र होता है ZnO, उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड होने के कारण फिलोस्फर ऊल कहते हैं, और फिलोस्फर ऊल के साथ साथ जिंक व्हाइट भी बोलते हैं, जिंक व्हाइट। फिलोस्फर ऊल या प्रकृति में जिंक काइट के रूप में मिलेगा या लाल जिंक आयस के रूप में मिलेगा। जहाँ जिंकाइट मिला या लाल जिंक आयस मिला, समझे वहाँ जिंक ऑक्साइड भी है। यह सफ़ेद बेरवदार चून है, इसलिए जल में घुलनशील है, और जल में घुलनशील इसलिए मलहम बनता है। मलहम के साथ क्रीम भी बनता है, क्रीम कृत्रिम दांत बनाने में काम आता है। मलहम क्रीम कृत्रिम दांत बनाने में। जिंक ऑक्साइड रंगने में काम आता है, और जब रंगने में काम आता है इसलिए इसको जिंक व्हाइट कहता है, जिंक व्हाइट। चलिए लिथोफोन क्या है, यह जिंक सल्फाइड है। लिथोफोन को रासायनिक नाम जिंक सल्फाइड ZnS इसी को बोला जाता है जिंक सल्फाइड। यहाँ लिखा है जस्ता का निष्कर्षण, सल्फाइड एस, जस्ता का सल्फाइड एस का है, उसका नाम है जिंक प्लेट। यही जिंक प्लेट कहो या जिंक सल्फाइड कहो, इसी से आपको जस्ता का निष्कर्षण होता है। यही ZnS है, जिंक प्लेट है। वही यहाँ पर पढ़ना है लिथोफोन, है ना, इसी को बोला जाता है लिथोफोन। अभी देखो लोग, जिंक प्लेट है ना, इसी को लिथोफोन बोलते हैं, ZnS। लिथोफोन जिंक सल्फाइड लिथोफोन जिंक प्लेट कहते हैं, ZnS तथा बेरियम सल्फेट का सूत्र होता है BaSO4
BSF और बेरियम सल्फेट के मिश्रण को लिथोफोन कहते हैं। लिथोफोन क्या है? जिंक सल्फाइड ZnS ब्लेड वाला जिंक सल्फाइड ZnS4 ZnS और बेरियम सल्फेट BSF4 दोनों का मिश्रण हो जाता है तो लिथोफोन बनता है। जिंक सल्फेट को बेरियम सल्फाइड के बीच प्रतिक्रिया कराकर लिथोफोन प्राप्त करते हैं। कह रहा है जिंक सल्फेट जो है ना बेरियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लिथोफोन प्राप्त है, ये बात बोल रहा है। जिंक सल्फेट को बेरियम सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया करके लिथोफोन प्राप्त किया तो यह रंगाई के काम के लिए प्रयुक्त होता है। हालांकि रंगाई के काम में देखें हम लोग है ना जिंक सल्फेट, जिंक ऑक्साइड, ZnO और लिथोफोन का भी काम आता है। रंगाई के काम के लिए अत्यंत उपयोगी है। रंगाई के काम में अत्यंत उपयोगी कहेगा लिथोफोन का प्रयोग करते हैं क्योंकि इस पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाइड्रोजन गैस का हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पूछेगा लिथोफोन किस किस चीज़ से मिलकर बना है? जिंक सल्फाइड ZnS, जिंक सल्फाइड ZnS और बेरियम सल्फाइड BSF4 दोनों के मिश्रण से बनता है। यह रंगाई में काम क्यों जरूरी है? क्योंकि यह रंगाई में इसलिए काम है, जिंक लिथोफोन का काम है कि इस पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो रहता है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए रंगाई में काम आता है लिथोफोन। जिंक सल्फाइड वही जिंक सल्फाइड देख लीजिए, जिंक सल्फाइड ZnS और बेरियम सल्फेट दोनों मिलकर बनता है लिथोफोन। उसी में से जिंक सल्फाइड देख रहे हैं हम लोग। जिंक सल्फाइड इसका सूत्र हो गया ZnS जिंक सल्फाइड का सूत्र हो गया ZnS। यह प्रकृति में जिंक ब्लेड के रूप में मिलता है। अभी देखें हम लोग पीछे है ना जिंक सल्फाइड जो है प्रकृति में तो मिलता है, इसी को जिंक सल्फाइड को ही बोला जाता है। जिंक सल्फाइड को ही ZnS बोलते हैं। प्रकृति में जिंक ब्लेड के रूप में मिलता है। कौन सा रूप में मिलता है? जिंक ब्लेड के रूप में। प्रकृति में जिंक ब्लेड के रूप में मिलता है। यह जल में अघुलनशील है, तब न जिंक ब्लेड कहते हैं। जल में नहीं घुलता है, सफेद ठोस पदार्थ है। यह स्फुरदीप्त का गुण प्रदर्शित करता है। स्फुरदीप्त का मतलब होता है ना स्फुरदीप्त का गुण प्रदर्शित करता है जिंक सल्फाइड। यह स्फुरदीप्त पर्दे बनाने में काम आता है। पूछेगा जिंक सल्फाइड का प्रयोग स्फुरदीप्त जो पर्दा होता है इसको क्यों बनाते हैं? क्योंकि स्फुरदीप्त उत्पन्न करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। इसमें लाइट बार दीजिएगा तो प्रकाश चमकने लगता है, इसलिए स्फुरदीप्त पर्दे का बना करता है सिनेमा हॉल में। पूछेगा जिंक सल्फाइड का रसायन ZnS4 और जांचने का निष्कर्षण जिंक सल्फाइड से करते हैं, जिसको जिंक ब्लेड के रूप में मिलता है प्रकृति में। यह घुलनशील है और सफेद ठोस पदार्थ है जो स्फुरदीप्त है, इसलिए स्फुरदीप्त पर्दा बनाने में काम आता है। आगे है जिंक फॉस्फाइड। यह जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग चूहा विष बनाने में चूहा विष मारने में आता है। चूहा विष के रूप में होता है। चूहा का जो दवाई बनाते हैं रेड पॉइजन है ना जहर, जिंक फॉस्फाइड का होता है। जिंक फॉस्फाइड चूहा विष किस चीज़ का बनता है? जिंक में किसका जो जिंक फॉस्फाइड का बनता है चूहा विष। जिंक क्लोराइड देखते हैं। क्लोराइड यह सफ़ेद रवेदार ठोस पदार्थ है। यह भी सफ़ेद है, रवेदार ठोस है, जल में घुलनशील होता है, लेकिन जल में घुल जाता है। जिंक सल्फाइड जो देख रहे हैं हम लोग जल में नहीं घुलनशील था। ये जिंक क्लोराइड जो है जिंक सल्फाइड जो है स्फुरदीप्त उत्पन्न करता है। और जिंक क्लोराइड यह सफ़ेद रवेदार ठोस पदार्थ है जो जल में काफ़ी घुलनशील है, बहुत घुल जाता है। यह क्षार से प्रतिक्रिया कर लेता है, करके जिंक का निर्माण करता है। जिंकेट पूछे जिंक क्लोराइड जो है क्षार से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? क्षार से बनाएगा, अभिक्रिया करेगा तो जिंकेट बनेगा। क्या बनेगा? जिंकेट का निर्माण करता है। अनाद्र जिंक क्लोराइड जल शोषक के रूप में काम आता है। अनाद्र जिंक क्लोराइड जो रहता है अनाद्र टाइप पर, अनाद्र जिंक क्लोराइड है जिंक क्लोराइड है लेकिन अनाद्र रहेगा तब अनाद्र जुट गया है। जिंक क्लोराइड जल के शोषक के रूप में काम आता है। जल को शोषक करता है, जल को क्या कर लेता है? शोषण कर लेता है। जिंक क्लोराइड नहीं है, अनाद्र जिंक क्लोराइड रहेगा तब जल का शोषक कर लेता है। जल का शोषक कर लेता है। और लकड़ी की वस्तु को कीड़ों से बचाने के लिए भी उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। लकड़ी की वस्तु है ना देता है, उस पर कीड़ा लग गया, उसको बचाना है तो जिंक क्लोराइड के पर चढ़ा दीजिए, लकड़ी पर हो जाएगा। और क्या कहते हैं हम लोग जिंक क्लोराइड में? यह सफ़ेद रवेदार ठोस पदार्थ है जो जल में काफ़ी घुलनशील है। क्षार से प्रतिक्रिया करता है तो काम आता है। पूछा जिंक क्लोराइड क्षार से प्रतिक्रिया करके काम आता है। क्षार से अभिक्रिया करता है, जिंकेट बनता है। जिंक क्लोराइड सही है। इधर अनाद्र जोड़ दीजिए, अनाद्र जिंक क्लोराइड रहेगा, वही करा। अनाद्र जिंक क्लोराइड जो रहता है अनाद्र वाला तो जल को शोषने में काम आता है। जल को शोषने में काम आता है, इसलिए जिंक क्लोराइड को लकड़ी की वस्तु को कीड़ा से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। उस पर लेप चढ़ाने में काम आता है जिंक क्लोराइड का प्रयोग। नेक्स्ट जिंक कार्बोनेट यह बेरवेदार है, ठीक ना, और सफ़ेद ठोस पदार्थ है, जल में अघुलनशील है,
ये भी जल में नहीं घुलता है। ये गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाता है। इसको जिंक कार्बोनेट को गर्म कीजिएगा ना, CO2 गैस जाता है, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाता है। जिंक कार्बोनेट से चर्म रोग दवा बनाने में काम आता है। चर्म रोग दवाई बनाने में आता है जिंक कार्बोनेट के। क्या कहते हैं जिंक कार्बोनेट का हम लोग क्या कहते हैं, यह बैरवेदार सफेद ठोस पदार्थ है, जल में नहीं घुलता है। गर्म कीजिएगा, जिंक कार्बोनेट को गर्म करिएगा तो CO2 गैस देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देने के कारण चर्म रोग दवाई बनाने में काम आता है जिंक कार्बोनेट का। और जिंक क्लोराइड के लकड़ी को पेंट करने में और पानी को शोषक में काम आता है, पानी को शोषने में, लकड़ी को पेंट करने में काम आता है जिंक क्लोराइड का प्रयोग। चांदी देखते हैं, चांदी Ag 47 107 होता है, 47 107। चांदी का होता है 47 107। चांदी प्रकृति में मुक्त या संयुक्त दोनों अवस्था में रहता है। मुक्त अवस्था में भी मिल सकता है और संयुक्त अवस्था दोनों में मिल सकता है। चांदी का निष्कर्षण, चांदी धातु का निष्कर्षण देखा जाए अर्जेंटाइट, कौन सा, अर्जेंटाइट अयस्क से किया जाता है, वो भी मैक आर्थर साइनाइड विधि द्वारा। पूछेगा चांदी का निष्कर्षण कैसे होता है, अर्जेंटाइट अयस्क से करते हैं। अर्जेंटाइट अयस्क से तो निष्कर्षण करते हैं, कौन सा विधि द्वारा, मैक आर्थर साइनाइड विधि द्वारा। मैक आर्थर साइनाइड विधि द्वारा चांदी का निष्कर्षण होता है, वो भी अर्जेंटाइट द्वारा। चांदी के भौतिक गुण देखा जाए, चांदी चमकदार नीलापन के लिए श्वेत धातु है। कैसा है, नीलापन थोड़ा सा दिखा देगा लेकिन उजला होता है। चमकदार नीलापन के लिए जाना जाता है, वो भी श्वेत धातु है चांदी, एल्युमिनियम की तरह। बहुत ही आघातवर्धी है और तन है, इसी कारण, इस गुण के कारण इसका उपयोग आभूषण निर्माण में करते हैं। क्योंकि आघातवर्धन ज़्यादा है, तन ज़्यादा है, इसलिए चांदी का उपयोग आभूषण के निर्माण में किया जाता है। इसका दौर्नाक, मैंने चांदी का दौर्नाक कितना है, चांदी का दौर्नाक देखा जाए आप लोग के दौर्नाक के गलनाक के है 960.7 डिग्री, 960 नहीं तो 961 देगा। 960 डिग्री पर द्रव अवस्था में आ जाता है, जबकि क्वथनांक आपको 1954.9 यानी कि 1955 बोल सकते हैं। 960 गल जाता है, क्वथनांक को बलता है 1954 या 1955 डिग्री सी पर क्वथनांक है इसका, क्वथनांक 1955 डिग्री सी। चांदी का अपेक्षिक घनत्व पूछता है, अपेक्षिक घनत्व 10.47 है। 10.47 नहीं देगा तो 10 देगा, लेकिन देगा जरूर। यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। धातुओं में चांदी सबसे अच्छा सुरचालक माना जाता है। बोला जाता है 100 मिलीमीटर चांदी से 200 मीटर लंबा तार बना लेता है लोग। क्या देखा देखें हम लोग भौतिक गुण, चांदी चमकदार नीलापन के लिए, वो भी श्वेत है। कैसा, श्वेत धातु है। यह बहुत ही आघातवर्ध है और तन होता है, इसी कारण, इसी गुण कारण यह भूषण निर्माण में आता है। इसका दौर्नाक देखा, दौर्नाक और गलनाक 960.7 यानी कि 961 डिग्री सी है। क्वथनांक है 1955, क्वथनांक है 1955 और अपेक्षिक घनत्व हो गया 10.47 या 10। ऊष्मा विद्युत का सुचालक है। धातु में चांदी सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। चांदी का रासायनिक गुण क्या है, चांदी का रासायनिक गुण, चांदी का सूत्र होता है 47 107। शुष्क और हाइड्रोजन सल्फाइड, शुष्क और हाइड्रोजन सल्फाइड से रहित हवा से प्रतिक्रिया नहीं करता। वैसा हवा जिसमें शुष्क हो और हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं है, इतना रहेगा, इससे कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। वैसा हवा जिसमें शुष्क और हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं है तो समझिए कि प्रतिक्रिया नहीं करेगा हाइड्रोजन सल्फाइड। ये समझिए कि धातु है एक तरह से चांदी का। चांदी पर देखिएगा Ag2 सिल्वर सल्फाइड, S2 Ag2S सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं। Ag2S की परत बढ़ जाएगा ना इस चांदी के धातु पर तो काला बन जाएगा ना तो धूमिल हो जाएगा, धूमिल। क्षार से चांदी कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। क्षार रहे या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहे, दोनों में से कोई से रहेगा प्रतिक्रिया नहीं करता। क्षार से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रतिक्रिया नहीं करता है। सोडियम साइनाइड घुल जाता है। देखिए चांदी के बारे में देखते हैं। चांदी जब सोडियम साइनाइड किसमें, सोडियम साइनाइड में घुल करके, सोडियम घुला है तो सोडियम में अर्जेंटाइन साइनाइड बनेगा। पूछेगा जब चांदी सोडियम साइनाइड में घुलता है, सोडियम साइनाइड में घुलता है तो क्या बनाता है, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड बनाता है, अर्जेंटो साइनाइड। जब चांदी 50% तनु नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। कितना होना चाहिए तनु में 50%
तनु 50%, तनु नाइट्रिक अम्ल या सांद्र नाइट्रिक अम्ल, दोनों में से कोई रहा। नाइट्रिक अम्ल है, गर्म करने पर नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि NO2 गैस निकलता है। चांदी के साथ गर्म करते हैं तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का, चांदी को जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, अभिक्रिया नहीं करता, पूछेगा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है कि नहीं करता। और अभिक्रिया या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H2SO4 से कोई अभिक्रिया नहीं करता, SO2 गैस देता है। सॉरी, ये हो गया जिंक को देख लें, यहाँ ना देख रहा, चांदी में ना वो तो कहें हाइड्रोजन सल्फाइड से प्रतिक्रिया नहीं करता है शुष्क अवस्था में। चांदी 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 चांदी, हाँ, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, क्षार से, हाँ, क्षार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्षार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल रहेगा तो SO2 गैस देता है। तनु से तो नहीं करता है, लेकिन सांद्र से SO2 गैस देता है। सब चांदी के कार्य देखा है। एक बार देखते हैं चांदी के रासायनिक गुण। अभी देख हम लोग, ये चांदी का परत है Ag2S, सिल्वर सल्फाइड का परत बढ़ जाता है तो काला हो जाता है या धूमिल हो जाता है चांदी। यह शुष्क चांदी जो है, रासायनिक गुण देख रहे हैं, शुष्क और हाइड्रोजन सल्फाइड। अभी देख लो, हाइड्रोजन सल्फाइड रहित हवा से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। जिस हवा में शुष्क और हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं है तो समझिए कि प्रतिक्रिया नहीं करता है चांदी। खुले हवा में छोड़ देने पर इसके ऊपर Ag2S की एक पतली परत बनने के कारण यह काला या धूमिल हो जाता है। ये देखिए, चांदी के धातु है, इस पर Ag2S की परत बढ़ जाता है जिस कारण ये काला धूमिल हो जाता है। वही करा, खुले हवा में छोड़ देने पर चांदी को ऊपर Ag2S सिल्वर सल्फाइड की पतली परत बढ़ जाती है जिस कारण ये काला या धूमिल हो जाता है। यह क्षार से प्रतिक्रिया नहीं करता। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ भी जब क्षार से नहीं किया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। लेकिन सोडियम साइनाइड में घुल करके अर्जेंटो साइनाइड बनाता है। अभी देख हम लोग, जब चांदी सोडियम साइनाइड में घुलता है क्या बनाता है, अर्जेंटो साइनाइड बनाता है। और 50% तनु नाइट्रिक अम्ल रहे या सांद्र नाइट्रिक अम्ल रहे, ये रहे या ये दोनों रहे, और दोनों नाइट्रिक अम्ल है के साथ प्रतिक्रिया करता है तो NO2 गैस नाइट्रिक ऑक्साइड गैस देता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, चाहे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल रहे या क्षार रहे या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहे। क्षार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। सल्फ्यूरिक लेकिन तनु से नहीं करता, लेकिन सांद्र रहेगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल खाते गर्म करने पर SO2 गैस दे देता है। ये देखें हम लोग चांदी की कहानी, रासायनिक गुण। अब देखते हम लोग चांदी का उपयोग कहाँ होता है। चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में, सिक्का बनाने में काम आता है। आभूषण सिक्का बनाने में, विद्युत लेपने में भी काम आता है। विद्युत के लेपन में भी काम आता है चांदी का। और विद्युत लेपने के अलावा दर्पण के कलई करने में, ताकि पीछे दर्पण के शीशा के पीछे चांदी का ही कलई रहता है। मिश्र धातु बनाने में भी चांदी के वर्क पतली पन्ना जो होता है उसका प्रयोग में औषधि निर्माण में आता है। दांतों का जो छिद्र होता है उसको भरने में, जरूर याद करिए, दांतों को छिद्र को भरने में किसका प्रयोग करते हैं, चांदी का ही प्रयोग करते हैं। चांदी के यौगिक सिल्वर क्लोराइड चांदी के यौगिक है। यह हार्न सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। कहेगा हार्न सिल्वर किसे कहते हैं, तो हार्न सिल्वर आपको कहा जाता है, हार्न सिल्वर क्लोराइड को कहा जाता है। लेकिन यही कहेगा क्यूप्रिक सल्फाइड को बोलता है CuSO4 तुतिया कहते हैं इसको, जो नीला थोथा या नीला कशिश कहते हैं। वो होता है जिंक सल्फेट, सफ़ेद सल्फेट है, ZnSO4 जिंक सल्फेट बोलते हैं इसको, है ना। सफ़ेद थोथा या सफ़ेद कशिश कहते हैं इसको, जिंक सल्फेट को। तो सफ़ेद थोथा कह दो या सफ़ेद थोथा का जगह पर कशिश भी कह सकते हैं, जिसको लिथोफोन के निर्माण में काम आता है। हम लोग देख रहे हैं सिल्वर क्लोराइड को हम लोग कहते हैं हार्न ऑफ सिल्वर कहा जाता है। इसका उपयोग, इसका मैंने सिल्वर क्लोराइड का उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में होता है। पूछा फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग होता है। सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग फोटोग्राफिक कांच में क्या करते हैं, सिल्वर क्लोराइड का हार्न ऑफ सिल्वर कहते हैं। और हार्न ऑफ सिल्वर का अलावा फोटोक्रोमेटिक कांच भी कांच बनाने में काम आता है। सिल्वर ब्रोमाइड ये फोटोग्राफी में प्रयोग होता है। पूछेगा सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ था, इसका उपयोग ब्रोमाइड न है, सिल्वर ब्रोमाइड, तो फोटोग्राफी फोटोग्राफी में प्रयोग होता है। और फोटोग्राफी है, ग्राफी का है तो सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफी लग रहा है। यही कहेगा फोटोक्रोमेटिक कांच कहेगा बनाने में सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफी में, और कांच लग जाएगा तो क्रोमेटिक सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग। चलते हैं सिल्वर आयोडाइड, इसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में। पूछेगा सिल्वर आयोडाइड का सूत्र होता है SO2 का प्रयोग कहाँ होता है, सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम रूप से SO2 का प्रयोग होता है कृत्रिम रूप से वर्षा कराने में। सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम रूप से वर्षा कराने में। सिल्वर नाइट्रेट देखते हैं,
एक बार देखते हैं सिल्वर क्लोराइड हार्न ऑफ सिल्वर कहते हैं फोटोक्रोमेटिक कांच में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में सिल्वर आयोडाइड में कृत्रिम वर्षा कराने में काम आता है आयोडाइड का। अब चलते हैं हम लोग सिल्वर नाइट्रेट है। ये नाइट्रेट है, यह सिल्वर का सबसे प्रमुख यौगिक माना जाता है सिल्वर नाइट्रेट। क्यों प्रमुख मानते हैं? सिल्वर में चांदी में सबसे महत्वपूर्ण यौगिक सिल्वर नाइट्रेट को क्यों मानते हैं? क्योंकि इसे लूनर कास्टिक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लूनर कास्टिक। जबकि हम लोग सिल्वर क्लोराइड को बोल रहे थे, सिल्वर क्लोराइड को क्या बोल रहे थे? हार्न सिल्वर का था, हार्न ऑफ सिल्वर। क्लोराइड को बोला था हार्न ऑफ सिल्वर, जहाँ फोटोक्रोमेटिक कांच में प्रयोग होता है। हम लोग देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट चांदी का सबसे प्रमुख यौगिक है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसे लूनर कास्टिक भी कहते हैं। लूनर कास्टिक भी कहा जाता है। यह सिल्वर पर गर्म और तनु नाइट्रिक अम्ल के अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट कैसे बनता है? जब चांदी पर गर्म करोगे और तनु नाइट्रिक अम्ल अभिक्रिया से करवाने पर बनता है सिल्वर नाइट्रेट। क्या करा सिल्वर यह मैंने कौन सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर पर चांदी धातु लांदे उसको गर्म किए और तनु नाइट्रिक अम्ल डाले तो अभिक्रिया करेगा और बन जाता है सिल्वर नाइट्रेट बनकर तैयार हो गया। यह रंगहीन रवेदार ठोस पदार्थ है। रंगहीन है, रवेदार भी ठोस पदार्थ है। इसका दौनांक 214 डिग्री सी है। कितना? ऐसे पूरे चांदी का गलनांक 960 है। पूरे चांदी का है 960, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट का कहेगा दौनांक 214 डिग्री सी है। यह जल में अत्यधिक घुल जाता है, विलय है। सिल्वर नाइट्रेट जल में घुल जाता है, अत्यधिक विलय है। प्रयोगशाला में यह अभिकर्मक रूप में प्रयोग होता है। अभिकर्मक रूप में प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। किसको? सिल्वर नाइट्रेट को। यह खिजाब बनाने तथा चांदी चढ़ाने में भी काम आता है। मुझे खिजाब बनाने में और चांदी चढ़ाने में खिजाब बनाने में चांदी चढ़ाने में भी इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग धोबियों के चिन्ह बनाने वाली स्याही रहता है, स्याही में प्रयोग किया जाता है। खिजाब चांदी बनाने में धोबिया करता है, लेकिन धोबियों के जो चिन्ह ना देखते हैं, चिन्ह बनाता है, उस कौची का रहता है? स्याही रहता है। यही सिल्वर नाइट्रेट का ही रहता है, धोबी लोग रखते हैं चिन्ह बनाने में, स्याही में किया जाता है। इसका प्रयोग निशान लगाने वाले स्याही बनाने में होता है ना। निशान लगाने वाला जो होता है स्याही, उसका भी प्रयोग करते हैं। जो मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर इसी का निशान लगाया जाता है। किसका? सिल्वर नाइट्रेट का। इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। किस बोतल में? रंगीन बोतल में रखा जाता है सिल्वर नाइट्रेट को, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश में अभिघटित होकर के उड़ जाएगा। क्या कहते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का लूनर कास्टिक भी कहते हैं। जब चांदी को गर्म कीजिए और तनु नाइट्रिक अम्ल डालकर अभिक्रिया करेगा चांदी को, तो बन जाता है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट रंगहीन रवेदार ठोस पदार्थ है। यह दौनांक 214 डिग्री सी है। जल में बहुत जल्दी घुल जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक रूप में होता प्रयोग। खिजाब बनाने में काम आता है सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग। खिजाब बनाने में, चांदी चढ़ाने में भी, और धोबियों के चिन्ह बनाने वाली स्याही में किया जाता है इसका प्रयोग निशान बनाने वाली स्याही बनाने में होता है। जैसे मतदाता के समय मतदाताओं की उंगली पर निशान लगाया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का ही रहता है और स्याही रंगीन बोतलों में रखा जाता है, नहीं तो फिर सूर्य के प्रकाश में उड़ जाएगा, ना रखेगा तो। देखते हैं चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित है। क्यों? क्योंकि चांदी जो है ना, अब अंडा में कौन रहता है? ऊपर से गंधक रहता है। अंडा में क्या रहता है? गंधक। वो गंधक से प्रतिक्रिया कर लेता है। कौन? चांदी। अंडा में जो रहता है गंधक, वो गंधक से प्रतिक्रिया कर लेता है चांदी करके काले रंग का सिल्वर सल्फाइड, क्या देखिए काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाता है ना, या धूमिल हो जाता है। वही करा काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाता है Ag2S, और चम्मच नष्ट हो जाता है Ag2S। इसलिए चांदी के चम्मच अंडा खाना वर्जित है। हम लोग देखते हैं प्लेटिनम देखते हैं हम लोग। प्लेटिनम के 78 195 होता है। प्लेटिनम के 78 195 यहाँ लिखा हुआ है, देखिए प्लेटिनम है 78 195 10 में है, 7वां 8वां के 10वां ग्रुप में है ना। निकेल आता है इसमें, प्लेडियम आता है इसमें, और हम लोग प्लेटिनम देख रहे हैं प्लेटिनम 78 195। तभी हम लोग देखें प्लेटिनम 78 195 सबसे कठोर धातु है। कौन सा? सबसे कठोर धातु माना जाता है प्लेटिनम एक संक्रमण धातु है। प्लेटिनम बोल रहा है क्या है? संक्रमण धातु। क्यों कहते हैं? यहाँ से लेकर के दूसरा के बी लेकर के यहाँ तक, तीसरा के बी तक आपको पूरा संक्रमण तत्व है, धातु है, ठीक ना। तो प्लेटिनम इसी में आता है, इसलिए संक्रमण धातु हो गया। कॉपर भी हो गया, फेरियम भी हो गया, मैग्नीशियम, सब संक्रमण धातु है, ठीक ना। वही प्लेटिनम एक संक्रमण धातु है। प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है। पूछेगा सफेद सोना किसे कहते हैं? तो प्लेटिनम को एडम उत्प्रेरक भी कहता है। कह रहा सफेद सोना, तो कब कहते हैं प्लेटिनम को सफेद सोना? और कौन कहते हैं? सफेद सोना के अलावा एडम उत्प्रेरक भी बोलते हैं। एडम उत्प्रेरक भी कहा जाता है।
ये अपने निक्षेप के अलावा निकल तथा ताम्र अयस्कों से मिला रहता है। अपने निक्षेप के अलावा, निक्षेप तो ये है, निकल से भी मिला रहता है और ताम्र अयस्कों में मिला रहता है ना। ताम्र, निकल और ताम्र अयस्क में मिला रहता है। यह न तो वायु द्वारा अपस्कृत होता है और न ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलता है। कहने मतलब कि संक्रमण धातु है फिर भी वायु में अपस्कृत नहीं होगा और न ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलेगा। तो क्या कहते हैं हम लोग, प्लेटम सबसे कठोर धातु है, 7895 है। सफेद सोना एडम उत्प्रेरक यानी कि सफेद सोना एडम उत्प्रेरक भी कहते हैं। अपने निक्षेप तरह पे करता है इसमें प्लेटम में। निक्षेप के अलावा यह निकल के और ताम्र अयस्कों में मिला रहता है। निकल ताम्र अयस्क में मिला रहता है। वायु द्वारा अपस्कृत नहीं होता है और नहीं होता है, इसलिए न हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में भी नहीं घुलता है। चलते हैं नेक्स्ट, प्लेटिनम का उपयोग कहाँ कहाँ है जरा देखते हैं। प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में काम आता है, सोना चांदी की तरह। प्रयोगशाला में उपकरण भी काम करता है। उपकरण में इलेक्ट्रोड वैद्युत संपर्क, मिश्र धातु एवं हाइड्रोजन तथा ओसवाल्ड विधि में उत्प्रेरक रूप में काम आता है। उत्प्रेरक रूप में, इसलिए एडम उत्प्रेरक भी कहते हैं इसको। कर रहा पूछेगा प्लेटिनम का उपयोग कहाँ होता है, आभूषण बनाने में होता है, फिर प्रयोगशाला में उपकरण के रूप में होता है, इलेक्ट्रोड में होता है, इलेक्ट्रोड वैद्युत संपर्क में भी आता है, वैद्युत धारा में निकालने में काम आता है, मिश्र धातु बनाने में आता है एवं हाइड्रोजन और ओसवाल्ड विधि में उत्प्रेरक रूप में किया जाता है। मतलब मिश्र धातु रहा है एवं हाइड्रोजनीकरण रहा है, हाइड्रोजनीकरण हो रहा वहाँ पर और ओसवाल्ड विधि हो रहा वहाँ पर। तीनों जगह मिश्र धातु, हाइड्रोजनीकरण, ओसवाल्ड विधि में ये काम करता है, उत्प्रेरक रूप में काम करता है। फाउंटेन पेन के निब की टिप जो रहता है, टिप बनाने में भी प्लेटिनम का उपयोग किया था। फाउंटेन पेन देखा है उसका निब जो रहता है, निब के जो टिप रहता है, वो निब के टिप क्या चीज़ रहता है फाउंटेन पेन में प्लेटिनम का रहता है टिप। निब वाला जो टिप रहता है फाउंटेन पेन में जो निब रहता है वो प्लेटिनम का ही प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं सोना के बारे में देखते हैं, है ना। प्लेटिनम तक लिए सोना देखते हैं। सोना की प्राप्ति प्रकृति में सोना मुक्त अवस्था में मिलता है। अमुक्त अवस्था में मिलता है, इसलिए यह संयुक्त अवस्था में भी मिलता है, यानी कि मुक्त भी हो गया और संयुक्त भी हो गया, और दोनों में मिलने के कारण इसलिए दोनों में पाया जाता है, मुक्त में भी और संयुक्त में भी पाया जाता है। यह प्रायः क्वार्टाज के रूप में पाया जाता है। किस रूप में? क्वार्टाज के रूप में पाया जाता है। क्वार्टाज के रूप में पाया जाता है। क्वार्टाज। विश्व में सोना का मुख्य रूप से चीन, ऑस्ट्रेलिया सोना प्राय क्वार्टाज के रूप में पाया जाता है। किस रूप में? क्वार्टाज के रूप में। विश्व में सोना के रूप में सोना मुख्य रूप से कहाँ होता है? चीन होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है, अमेरिका में होता है। चीन हो गया भारत को उत्तर में, ऑस्ट्रेलिया हो गया एक अलग महाद्वीप है, और संयुक्त राज्य अमेरिका देखिएगा नक्शा में सबसे उत्तर और पश्चिम में मिलेगा। सबसे कठोर पदार्थ तत्व हीरा अधातु है। सबसे कठोर पदार्थ कहेगा, पदार्थ का है या तत्व का है, तो हीरा होता है। हीरा जो अधातु है, पदार्थ में कठोर हीरा, लेकिन सबसे कठोर धातु कहेगा, धातु तो प्लेटिनम। धातु जगह पर तत्व लगाते हैं या पदार्थ लगाते हैं, हीरा होता है। हीरा का धातु है। अमेरिका, रूस, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है ना। चीन देखें, चीन के अलावा चीन देखें, ऑस्ट्रेलिया देखें, अमेरिका देखें, अमेरिका के अलावा रूस देख रहे हैं, और दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है सोना। संसार के कुल स्वर्ण उत्पादन का लगभग 2% भारत उत्पादन होता है। अगर पूरे विश्व में 100% सोना होगा, उसका 2% भारत में होता है। कितना था? पूरे विश्व में जितना होता 100, उसका 2% भारत में होता है। 2% है सोना उत्पादन होता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण उपभोक्ता वाला देश माना जाता है। उत्पादन करता है 2% और उपयोग करता है विश्व में नंबर 1 आता है। उपयोग के मामले में 2% उत्पादन करता है भारत, 2% उत्पादन करता है और उपयोग करता है सबसे बड़ा। भारत विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण उपभोक्ता वाला देश माना जाता है। सोना का निष्कर्षण मुख्यतः केलावेराइट और सिल्वेनाइट आदि से किया जाता है ना। सोना का निष्कर्षण कैसे होता है? अच्छा बोलेगा, सोना जो है, सोना के यही बोलते हैं, और हम क्वार्टाज के रूप में पाया जाता है। किस रूप में? क्वार्टाज के रूप में पाया जाता है। लेकिन क्वार्टाज रूप में तो पाया जाता है, लेकिन निष्कर्षण होता है इसका
सोना का निष्कर्षण क्या था? क्लोराइड, सिल्वेनाइट अयस्क से किया जाता है। केलावेराइट, सिल्वेनाइट, केलावेराइट और सिल्वेनाइट अयस्क से किया जाता है और पाया जाता है क्वार्टज ग्रुप में। सोना का भौतिक गुण, यह कोमल होता है, बहुत मुलायम होता है, आघातवर्धी होता है, तन है, चमकदार होता है और थोड़ा सा पीला रंग का होता है। यह सबसे आघातवर्धी धातु माना जाता है। चांदी से भी ज़्यादा आघातवर्धी है। चांदी से 100 मिलीमीटर से 200 मीटर लंबा तार खींचते हैं, लेकिन सबसे आघातवर्धी धातु यही है सोना। यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती है। यह भारी धातु है, भारी धातु भी है, जिसका द्रव्यनांक और गलनांक है क्वथनांक विशिष्ट घनत्व देखा जाए। द्रव्यनांक और गलनांक कहेगा तो सीधे 1063 है, 1063 का है गलनांक, और क्वथनांक कहेगा तो 2600 क्वथनांक है। ये हो गया क्वथनांक के बारे में, ठीक ना। और घनत्व कहेगा तो घनत्व हो गया आपको 19.3 हो गया घनत्व। तो पूछेगा सोना का द्रव्यनांक कितना है गलनांक, तो 1063 है, 1063 डिग्री से 1063 डिग्री पर गल जाता है। और क्वथनांक कितना है तो 26 डिग्री सी पर क्वथनांक है। और घनत्व कितना है तो घनत्व आपको 1903 है। सोने का रासायनिक गुण देखिए, सोना वायु से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, इसलिए महंगा होता है। और सोना जो है मुक्त अवस्था संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता हवा से। पोटेशियम साइनाइड या पोटेशियम की जगह पर सोडियम रहेगा, सोडियम साइनाइड। पोटेशियम का हो या सोडियम का हो, पोटेशियम या सोडियम साइनाइड में घुल करके पोटेशियम ऑरोसो साइनाइड या सोडियम ऑरोसो साइनाइड बनाता है। जब पोटेशियम या सोडियम में घुल जाता है, पोटेशियम सोडियम साइनाइड भी लगाता है, साइनाइड में घुल करके क्या बनाता है, पोटेशियम में घुलेगा तो पोटेशियम ऑरो साइनाइड बनेगा। क्या बनेगा? पोटेशियम खुलेगा तो पोटेशियम ऑरो साइनाइड। लेकिन सोडियम घुलेगा साइनाइड में ग्रुप में तो सोडियम ऑरो साइनाइड। फर्क इतना ही है, पोटेशियम है तो पोटेशियम में बनेगा लेकिन ऑरो साइनाइड, सोडियम है सोडियम में साइनाइड बनेगा लेकिन ऑरो साइनाइड, सोडियम ऑरो साइनाइड और पोटेशियम तो पोटेशियम ऑरो साइनाइड बनाता है। यह क्षार के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, इसलिए महंगा है। क्षार के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है और अम्लराज में घुल जाता है। क्षार में तो नहीं घुलता है, लेकिन अम्ल में, अम्लराज कहने का मतलब कि H2SO4, अम्लों का राजा कहा जाता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोलते हैं? अम्लों का राजा। उसमें घुल करके क्लोरो ऑरिक अम्ल बनाता है। पूछेगा सोना जब अम्लराज में घुलता है तो क्या बनाता है, यानी कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलता है तो क्या बनाता है, और क्लोरो ऑरिक अम्ल बनाता है, क्लोरो ऑरिक अम्ल बनाता है। क्या कहते हैं सोना गुण, वायु से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। पोटेशियम साइनाइड का हो या पोटेशियम की जगह सोडियम साइनाइड का हो, अगर इन दोनों में घुलता है तो पोटेशियम खुलेगा, पोटेशियम में खुलेगा तो पोटेशियम ऑरो साइनाइड बनेगा, पोटेशियम ऑरो साइनाइड। और सोडियम साइनाइड में खुलेगा तो सोडियम की जगह साइनाइड की जगह सोडियम ऑरो साइनाइड बनेगा, ऑरो साइनाइड। क्षार से प्रतिक्रिया नहीं करता है, लेकिन अम्लराज में घुल करके अम्ल में घुल जाता है, क्लोरो ऑरिक अम्ल बनाता है, क्लोरो ऑरिक अम्ल। सोना का उपयोग आभूषण के निर्माण में, सिक्का भी बनता है। सोना के लवण फोटोग्राफी में काम आता है। सोना के जो लवण होता है, लवण, सोना के लवण, उसका लवण कहाँ प्रयोग होता है, फोटोग्राफी में। थायोसल्फेट की तरह फोटोग्राफी में भी सोना का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में या विद्युत लेपन तथा स्वर्ण पत्र चढ़ाने में, विद्युत के लेपने में और स्वर्ण पत्र चढ़ाने में कोलाइड स्वर्ण कांच एवं चीनी उद्योग में प्रयुक्त होता है। पूछेगा कोलाइड जो स्वर्ण होता है, कौन सा स्वर्ण, कोलाइड नाम का जो स्वर्ण होगा, कोलाइड नाम के स्वर्ण कहाँ प्रयोग होता है, तो कोलाइड नाम का स्वर्ण कांच में और चीनी उद्योग होता है वहाँ पर प्रयोग होता है। जैसे स्वर्ण के वर्ग के पतली पन्नी छपाई औषधियों में प्रयोग किया जाता है। स्वर्ण सोना चांदी के वर्ग पतली जो होता है पन्ना की तरह, उसको छपाई में औषधि में प्रयोग होता है। क्या कहते हैं सोना के आभूषण में, सिक्का निर्माण में, सोना का जो लवण होता है, लवण फोटोग्राफी में, विद्युत लेपने में तथा स्वर्ण पत्र चढ़ाने में। कोलाइड स्वर्ण का प्रयोग कहाँ होता है, कोलाइड स्वर्ण का प्रयोग कांच और चीनी उद्योग में होता है। स्वर्ण वर्ग पतली पन्नी छपाई में भी आता है और औषधि दवाई बनाने में भी सोना का प्रयोग होता है। सोना को कठोर बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा तांबा मिलाते हैं, तब जाकर कठोर होता है। स्वर्ण की शुद्धता कैसे मापते हैं, स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त करते हैं। 100% जो शुद्ध सोना होता है उसमें 24 कैरेट का होता है। पूछेगा 100% शुद्ध सोना में कितना कैरेट सोना, 24 कैरेट। 24 कैरेट बराबर 100% हो गया शुद्ध सोना, और 24 कैरेट में 22 कैरेट स्वर्ण होता है। बाकी बचा 22 कैरेट स्वर्ण में 22 भाग सोना, बाकी बचा 2 भाग तांबा रहता है, तब जाके कठोर मिलता है। तांबा मिलाते हैं तब कठोर होता है, 2 भाग तांबा रहता है। इसी प्रकार 24 कैरेट 20 कैरेट रहेगा तो उसमें 20 भाग सोना रहेगा और 4 भाग कॉपर मिला रहता है। 20 भाग सोना में 20 भाग सोना, 4 भाग कॉपर तांबा रहता है। वो कैसे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जैसे से नीचे आएगा वैसे से तांबा की मात्रा बढ़ते जाता है। सोने के यौगिक बताइए, सोना के यौगिक ऑरिक क्लोराइड है। ऑरिक क्लोराइड सोना के यौगिक है। ऑरिक क्लोराइड जिसका उपयोग सांप को काट देता है उसका सर्प विषरोधी सुई बनाने में।
और क्लोराइड का ही प्रयोग किया जाता है। सर्प विषरोधी सुई, एंटीडोट फॉर स्नेक पॉइजनिंग, है ना, सर्प विषरोधी सुई बनाने में किया जाता है। फिर रोल्ड गोल्ड, और आगे देखें, रोल्ड गोल्ड का प्रयोग होता है। रोल्ड गोल्ड भी एक तरह से सोना का ही यौगिक है। सोना का कृत्रिम रूप कहा जाता है। पूछेगा सोना का कृत्रिम रूप किसे कहते हैं? रोल्ड गोल्ड को कहा जाता है। प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम रूप कहा जाता है। सोना का कृत्रिम रूप कहा जाता है। यह 90% कॉपर रहता है। क्रम में रोल्ड गोल्ड में कॉपर सबसे ज़्यादा रहता है ना, 90% रहता है इसमें। रोल्ड गोल्ड में कॉपर की मात्रा ज़्यादा रहता है 90%, और 10% रहता है एल्युमिनियम। 10% एल्युमिनियम जो देखने में सोना के जैसा लगता है, इसका उपयोग शास्त्र आभूषण बनाने में आता है काम। तो पूछेगा रोल्ड गोल्ड का उपयोग कहाँ था? इसका तो नाम है सोना का कृत्रिम रूप कहते हैं। रोल्ड गोल्ड में कॉपर कितना था? कॉपर 90% था। सोना रहता है कि नहीं? ना, रोल्ड गोल्ड में सोना नहीं। रोल्ड गोल्ड कृत्रिम सोना कहते हैं, कृत्रिम रूप में पाया जाता है। 90% कॉपर रहता है, 90% कॉपर, बाकी बचा 10% एल्युमिनियम रहता है। ये दोनों के मिश्रण से बनता है, कॉपर एल्युमिनियम के मिश्रण से रोल्ड गोल्ड बनता है। इसमें सोना नहीं रहता। सस्ता आभूषण बनाने में रोल्ड गोल्ड का ही प्रयोग करते हैं। आयरन पैराइट्स, झूठा सोना भी कहते हैं इसको। झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना भी कहा जाता है। स्वर्ण लेपन में पोटेशियम अरिसा नाइड का प्रयोग विद्युत अपघट के रूप में किया जाता है। स्वर्ण जो लेपन होता है ना, इसमें किस का प्रयोग होता है? स्वर्ण लेपने में पर चढ़ाने में पोटेशियम और साइनाइड ये देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ लिखा है पोटेशियम साइनाइड से बनता है पोटेशियम और साइनाइड। सोडियम साइनाइड से बनता है सोडियम और साइनाइड। वही है आयरन पैराइड्स। स्वर्ण लेपने में पोटेशियम और साइनाइड का प्रयोग विद्युत अपघटन में किया जाता है, के रूप में होता है। यही पोटेशियम, यहाँ देखिए, पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग स्वर्ण के लेपने में किया जाता है। जो पोटेशियम और साइनाइड का प्रयोग कहाँ होता है? पोटेशियम और साइनाइड का प्रयोग स्वर्ण के लेपने में। क्या करते हैं हम लोग? और एक क्लोराइड सर्प विषरोधी सुई बनाने में। रोल्ड गोल्ड में कॉपर 90%, 10% बाकी बचा एल्युमिनियम है। सोना का कृत्रिम रूप कहते हैं रोल्ड गोल्ड को। सस्ता आभूषण बनाने में काम आता है। आयरन पैराइट को झूठों का सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं, लेकिन स्वर्ण लेपने में पोटेशियम और साइनाइड का प्रयोग होता है, जिसका विद्युत अपघटन में काम आता है। ये देखिए यहाँ पर लिखल है, लोहा वाला में भी लिखल है, क्या है? आयरन सल्फाइड है। आयरन सल्फाइड को हम लोग झूठा सोना, बेवकूफ़ों का सोना कह देते हैं, जो कि उपकरण द्वारा प्रयोगशाला में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाने में काम आता है। ये तय कर दिया। आयरन सल्फाइड को क्या बोलते हैं? आयरन लोहा। आयरन सल्फाइड को झूठा सोना, बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं आयरन पायराइट्स है। पायराइट्स का हो या सल्फाइड का हो, दोनों के हो गया। ये सोना में आ जाता है, ठीक ना, प्लेटिनम सोना में आता है। आयरन सल्फाइड का हो या पायराइट्स का हो गया। झूठा सोना, बेवकूफ़ों का सोना भी कहते हैं। लोहा के बारे में देखते हैं।